नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेकर आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है CHO एग्जाम स्पेशल सेशन का। आज की सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज की सेशन में कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम डील करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। और प्यारे दोस्तों, सेशन में क्वेश्चन रहने वाला है एक से बढ़ के एक। आपको पूरे सेशन के साथ में जोश और उत्साह के साथ में जुड़ना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है हर एक क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है और फिर अपना बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करना है। चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। और सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन से हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन जो है वो डील किया था। हमने आपसे पूछा था कि जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। छोटा सवाल था, कई लोगों ने बहुत अच्छा जवाब भी लिखा है। जन्म के कितने समय बाद, प्यारे दोस्तों लिखा हुआ है जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। पहला ऑप्शन है 1 घंटे के भीतर, 2 घंटे के बाद, चिकित्सक के कहने के बाद ही, 6 घंटे के बाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल, स्वागत सभी लोगों का। अब जवाब देने पे फोकस करें और अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट करें सेशन के साथ में। जी हाँ, अब हम बात करते हैं फीडिंग के बारे में। यहाँ पे नवजात शिशु को स्तनपान, ये क्वेश्चन है लिखा हुआ है स्तनपान, या जिसको ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं हम, ब्रेस्ट फीडिंग। प्यारे दोस्तों ध्यान रहे, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है किसी न्यूबॉर्न बेबी में, अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा जवाब है एज अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली एज पॉसिबल, ये सबसे अच्छा जवाब है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि भाई जितना जल्दी शुरू हो सके इसको करवा देना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 घंटे के भीतर, 2 घंटे के बाद, चिकित्सक के कहने के बाद, 6 घंटे के बाद। तो इसमें सबसे अर्ली क्या है, सबसे अर्ली है 1 घंटे के भीतर, विद इन एन आवर। तो एक जवाब तो होता है एज अर्ली एज पॉसिबल। जब हम समय से ले तो होता है विद इन हाफ एन आवर, विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर। जब क्या हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी जब हो तो आधे घंटे के अंदर अंदर। और विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 4 आवर्स अगर डिलीवरी कौन सी हुई है, LSCS हुई है। प्यारे दोस्तों एज अर्ली एज पॉसिबल सबसे अच्छा जवाब है। आधे घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट कर देना चाहिए जब डिलीवरी कौन सी हुई है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। और 4 घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट कर देना चाहिए जब डिलीवरी कौन सी हुई है, LSCS हुई है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ है। अगला जो इंपॉर्टेंट है, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हो तो जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो मदर बच्चे को फीड करवाती है, वो जो ब्रेस्ट मिल्क है, उस फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क को कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। देखो एक एक करके पॉइंट वाइज सवाल बनेंगे एग्जाम में। समय का सवाल बनता है, आपको किस समय का पूछा है ये आपको इंपॉर्टेंट जवाब पता होना चाहिए। कब शुरू करते हैं ये पता होना ही चाहिए। पहला मिल्क जो होता है, फर्स्ट मिल्क, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। प्यारे दोस्तों कोलेस्ट्रम जो है वो फर्स्ट 4 डे का मिल्क होता है। इसको सिर्फ 1 दिन का ही मिल्क नहीं कहते हैं, फर्स्ट 4 डेज मिल्क, पहले 4 दिन का मिल्क है कोलेस्ट्रम। इट इज नॉट ओनली द फर्स्ट मिल्क, इट्स मिल्क ऑफ फर्स्ट 4 डेज। पहले 4 दिन का मिल्क जो होता है वो कोलेस्ट्रम होता है। ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये इम्यून रिच होता है। इसकी खास बात क्या होती है, ये इम्यून रिच होता है। इम्यून रिच मतलब इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं और इससे इससे बच्चे का फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इम्यून रिच होता है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। तो बच्चे का पहला टीका या फर्स्ट इम्यूनाइजेशन किसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रम को बोला जाता है ना। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे प्यारे दोस्तों, ये जो कोलेस्ट्रम होता है, ये कोलेस्ट्रम थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा होता है, थिक, येलो कलर का होता है, येलो, और लेस होता है अमाउंट में। अमाउंट में थोड़ा क्या होता है, कम होता है। ये तीनों बातें पूछी हुई है। कोलेस्ट्रम का कलर बताओ तो होता है येलो, कोलेस्ट्रम कैसा होता है, थिक, और अमाउंट में क्या होता है, बहुत कम।
अगला, वैसे तो ब्रेस्ट मिल्क में कार्बोहाइड्रेट स्पेशली लैक्टोज ज़्यादा होता है, लैक्टोज शुगर है जो ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा होता है, लेकिन कोलेस्ट्रम के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो ये प्रोटीन रिच होता है। ये कैसा होता है? प्रोटीन रिच होता है। कोलेस्ट्रम में लगभग 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन पाई जाती है। मैंने बोला ना, वैसे तो ह्यूमन मिल्क जो है वो लैक्टोज रिच होता है, ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज ज़्यादा होता है, लेकिन कोलेस्ट्रम जो है वो क्या रिच होता है प्यारे दोस्तों? प्रोटीन रिच होता है। इसमें 7 ग्राम के आसपास क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। कोलेस्ट्रम जो है उसके 3 to 4 डेज के इंजेक्शन के बाद में बच्चे के मिल्क का जो प्रारूप है, मदर के द्वारा जो बच्चा प्राप्त करता है, वो मिल्क का प्रारूप बदल जाता है, और अब ये जो मिल्क है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रांजिशनल मिल्क में। तो कोलेस्ट्रम के बाद में दूसरे तरह का जो मिल्क होता है इसको ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं, ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको सवाल पूछा जाएगा ट्रांजिशनल मिल्क का समय बताओ, तो जवाब लिख देना 7 से 10 दिन। क्या जवाब लिख देना? 7 to 10 डेज ये ट्रांजिशनल मिल्क का समय पीरियड है, 7 से 10 दिन ट्रांजिशनल मिल्क। और ये जो ट्रांजिशनल मिल्क होता है इसके खत्म होने के बाद में, मतलब लगभग 2 वीक्स पे ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में आता है मैच्योर मिल्क। क्या आता है प्यारे दोस्तों? मैच्योर मिल्क। और मैच्योर मिल्क जो है उसके अंदर 2 तरह के मिल्क आते हैं, एक को हम बोलते हैं फोर मिल्क और एक को बोलते हैं हिंड मिल्क। एक होता है फोर मिल्क और एक मैच्योर मिल्क में क्या आता है? हिंड मिल्क आता है। प्यारे दोस्तों, ये जो फोर मिल्क होता है ये बच्चे की थर्स्ट के लिए, प्यास के लिए, और हिंड मिल्क जो होता है ये हंगर के लिए हम वहाँ पे देते हैं। मतलब अगर बच्चे की प्यास को कोई शांत करेगा तो फोर मिल्क होगा, बच्चे की हंगर को कोई शांत करेगा तो ये हिंड मिल्क होगा। और ये दोनों किसके पार्ट है? मैच्योर मिल्क के। इसमें जो हिंड मिल्क होता है इसमें फैट ज़्यादा होती है ना, फैट एक्सेस होती है हिंड मिल्क के अंदर। वैसे ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो पूरे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जिसमें लैक्टोज, ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लैक्टोज होता है। ये आपको एग्जाम में आंसर देना होता है कि लैक्टोज मिल्क की शुगर को बोला जाता है। लैक्टोज क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर बोलते हैं, जो मिल्क में प्रेजेंट होती है, और सबसे ज़्यादा लैक्टोज जो है ह्यूमन मिल्क के अंदर पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो मैच्योर मिल्क है और ये ब्रेस्ट फीडिंग है, ये कब तक कराएंगे? तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसका प्रोसेस होता है कि बच्चे को एट बर्थ आपने स्टार्ट किया 2 साल की उम्र तक। कितनी उम्र तक? जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू देते हैं। अगला सवाल कि ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करानी चाहिए? टिल द एज ऑफ 2 ईयर, टिल द एज ऑफ 2 ईयर, एज ऑफ 2 ईयर, 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराते हैं। 6 मंथ की एज पे, 6 मंथ की एज पे मैक्सिमम ब्रेस्ट मिल्क आता है मदर का, ब्रेस्ट मिल्क मैक्सिमम होता है, और ये होता है लगभग 712 ml के आसपास, है ना, इक्वल टू और मोर देन 712 ml ये मैक्सिमम होता है। और कब होता है ये होता है 6 महीने की उम्र पे। 6 महीने तक, एक और सवाल बनता है, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। 6 महीने तक तो क्या कराना है? एक्सक्लूसिव। एक सवाल बनेगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का समय बताओ, तो ये होता है 6 महीने, 2 साल मत कर देना। 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक ही कराते हैं। 6 महीने के बाद में, याद रखना प्यारे दोस्तों, 6 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ या 6 महीने पे हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। 6 महीने पे हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। और क्या स्टार्ट करते हैं? वीनिंग। वीनिंग कब स्टार्ट करते हैं? 4 से 6 महीने पे। 6 महीने तक क्या कराना है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं देना होता है, और उसके बाद में क्या स्टार्ट करा सकते हैं? वीनिंग। याद रह जाएगा, सभी बातें इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करानी है, कितना कराना है, ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है, कोलेस्ट्रम क्या होता है, मैच्योर मिल्क क्या है, ट्रांजिशनल मिल्क क्या है, फोर मिल्क क्या है, हिंड मिल्क क्या है, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन किसको कहते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में क्या पाया जाता है, प्रोटीन रिच कौन है, एक एक करके सभी सवाल बने हुए हैं। कब स्टार्ट करना होता है ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइम पीरियड से पूछे तो अलग जवाब होगा, बिना टाइम पीरियड का पूछे तो अलग जवाब होगा, लेकिन जवाब बड़े इंटरेस्टिंग है सारे के सारे। तो ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन और इसके बारे में कुछ खास बातें। अगला क्वेश्चन आसान है, चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल के साथ में पूरा कॉन्फिडेंस और पूरे जोश और उत्साह के साथ में जुड़ जाइए दोस्तों। और जितने भी तमाम रसगुल्ले हमारे जिनका ख्वाब है इस बार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का, जगह दीजिए उनको और इस शानदार सेशन का
पार्ट बना लीजिए। सवाल ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेप्रेसी का कॉजेटिव एजेंट क्या है? वेरी इजी, वेरी इजी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसको हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, हैंसन डिजीज। याद रखना, लेप्रेसी इज नोन एज हैंसन डिजीज के नाम से जानी जाती है लेप्रेसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका कॉजेटिव एजेंट है। प्यारे दोस्तों, लेप्रेसी जो है उसके खिलाफ इफेक्टिव ड्रग है रिपाम्पिसिन। वैसे तो लेप्रेसी जो बीमारी है इसके अंदर अलग अलग ड्रग्स काम में ली जाती है, जिसमें डेप्सोन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। डेप्सोन इसकी जो ड्रग है उसको हम डेप्सोन के नाम से जानते हैं, लेकिन इस दवाई के अंदर रिपाम्पिसिन जो है, रिपाम्पिसिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इतनी इफेक्टिव हुई कि इस बीमारी को लगभग इरेडिकेशन की कगार पे पहुंचा दिया। रिपाम्पिसिन, डेप्सोन इस बीमारी की ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। लेप्रेसी बीमारी जो है उसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ये एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है, समाज के अंदर इसको अलग दृष्टि से देखा जाता है लेप्रेसी वाली बीमारी के मरीजों को, क्योंकि यहाँ पे पूरी बॉडी के ऊपर वाइट कलर के ऐसे पैचेज बन जाते हैं, इसलिए इसको सोशल स्टिग्मा के नाम से जानते हैं लेप्रेसी को। याद रखना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये टीबी का बैक्टीरिया है ना, ये टीबी करेगा ट्यूबरकुलोसिस, और टीबी की दवाई जो है वो आपको पता ही है रिपाम्पिसिन उसमें देते ही है। इसके अलावा रिपाम्पिसिन के अलावा टीबी की बीमारी के अंदर 3 दवाई और होती है जिनको हम मिला के 4 ड्रग के नाम से हम जानते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लेप्रेसी जो है हैंसन डिजीज के नाम से जानी जाती है। डेप्सोन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। रिपाम्पिसिन की वजह से ये बीमारी जो है वो भी मार्केट में प्रचलन में नहीं है, और रिपाम्पिसिन इसके खिलाफ बहुत इफेक्टिव थी। इसके अलावा फ्लूरोक्विनोलोन्स ग्रुप, एक बार सवाल ये भी पूछा है, फ्लूरोक्विनोलोन्स ग्रुप जो होता है दोस्तों, क्विनोलोन्स, फ्लूरोक्विनोलोन्स ग्रुप के अंदर क्या आता है? क्विनोलोन्स ग्रुप के अंदर जैसे आपका मॉक्सीफ्लोक्सासिन या लीवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन या लीवोफ्लोक्सासिन जो दवाइयाँ हैं, ऑफ्लोक्सासिन दवाई जो है, लीवोफ्लोक्सासिन, ये ड्रग भी लेप्रोसी के अंदर यूज़ की गई है ना, और इनका भी इफेक्ट इस बीमारी के अंदर बहुत अच्छा रहा है। तो याद रखें, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। टीबी का पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और इसके अलावा रोटा वायरस जो होता है दोस्तों, ये डायरिया का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है। डायरिया जो बच्चों में होता है, उस डायरिया का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट रोटा वायरस को माना जाता है। डायरिया इज कॉज्ड बाय रोटा वायरस। एंड मॉस्किटो जो है उससे बॉर्न डिजीज अलग अलग होती है। जैसे मॉस्किटो वाली बीमारी अगर आपको एक एग्जाम में पूछे, मॉस्किटो एक कैरियर का काम करता है। इसमें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है प्यारे दोस्तों, मॉस्किटो, इस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से जो बीमारी होती है इसको हम नाम देते हैं मलेरिया। कौन सी बीमारी होती है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है एक बीमारी करता है जिसका नाम है मलेरिया। इसके अलावा एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो जो है इससे आपका होता है एक तो डेंगू फीवर, डेंगू फीवर एडीज मॉस्किटो से होता है। येलो फीवर एडीज मॉस्किटो से होता है, येलो फीवर है ना। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया एडीज मॉस्किटो से कॉज्ड होते हैं। डेंगू फीवर, येलो फीवर और चिकनगुनिया अलग अलग वेक्टर बॉर्न डिजीज के अंदर इनको काउंट किया जाता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इसके अलावा एडीज, दो कॉमन है और इनसे एग्जाम में कई बार सवाल भी पूछे हुए। डेंगू फीवर को और किस नाम से जानते हैं? एग्जाम में ये भी पूछा गया दोस्तों, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बोन ब्रैक फीवर। किस नाम से जानते हैं? बोन ब्रैक फीवर। बोन ब्रैक फीवर किसको बोलते हैं? डेंगू फीवर को। एक और नाम से जानते हैं बोन ब्रैक फीवर। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो मलेरिया करता है, दो इसकी कॉमन प्रचलन है, वाइवेक्स और फाल्सीपेरम। एक सवाल ये भी पूछा है, मलेरिया के 2 टाइप अगर पूछा जाए प्यारे दोस्तों, तो मलेरिया के 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है वाइवेक्स और एक होता है फाल्सीपेरम। एक सवाल ये भी पूछा हुआ है कि सेरिब्रल मलेरिया कौन सा होता है? फाल्सीपेरम को सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं। सेरिब्रल मलेरिया जो होता है वो कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम इज ए सेरिब्रल मलेरिया। एक हो गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। सेरिब्रल मलेरिया कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम को सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं। बोन ब्रैक फीवर किसको बोलते हैं? डेंगू को बोन ब्रैक फीवर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो वाइवेक्स और फाल्सीपेरम है, इसके अलावा मलेरिया के 2 और टाइप होते हैं जो प्रचलन में कम है, लेकिन मेनली ये 2 टाइप है, वाइवेक्स और फाल्सीपेरम। और इसमें सबसे खतरनाक जो मलेरिया का टाइप माना जाता है वो सेरिब्रल मलेरिया है।
एक सवाल ये भी पूछा गया है कि मलेरिया में फीवर की कितनी स्टेज, मलेरिया में जो सिम्टम आते हैं उसकी कितनी स्टेज है, तो 3 स्टेज आती है। उसके अंदर 3 स्टेज जो मलेरिया की होती है प्यारे दोस्तों, ये भी एग्जाम का ही सवाल है। 3 स्टेज जो मलेरिया की होती है उसमें एक तो आती है मरीज के अंदर जो है सीवरिंग, सीवर वाली स्टेज, कंपी लगती है, चिल्स जिसको कहते हैं, सीवर स्टेज आती है। एक कोल्ड स्टेज आती है और एक हॉट स्टेज आती है। फीवर वाली कोई स्टेज नहीं होती है। ये एग्जाम का ही सवाल है। मरीज में एक तो कौन सी स्टेज आती है, सीवरिंग वाली स्टेज। मरीज को फीवर के साथ में चिल्स आता है, जैसे होता है ना अगर किसी को यूटीआई होता है तो भी बुखार के साथ में ठंड लगती है, यहाँ पे भी बुखार के साथ में ठंड लगती है। तो मतलब एक तो आती है सिवरिंग वाली स्टेज, एक आती है कोल्ड स्टेज और एक आती है हॉट स्टेज। तो सिवरिंग होएगी, चिल्स होएगा, कोल्ड आएगा, हॉट आएगा, लेकिन इसके अंदर फीवर वाली कोई स्टेज नहीं होती है। ध्यान रखना मलेरिया के अंदर, जो एग्जाम का ही सवाल है। और यहाँ पे मलेरिया जो है उस वो मॉस्किटो बॉर्न या जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज में काउंट होता है। बच्चों में रोटा वायरस जो होता है वो डायरिया का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमने बताया कि टीबी का और लेप्रेसी का पॉजिटिव एजेंट क्या है, हैंसन डिजीज किसको कहते हैं, पल्मोनरी कॉक्स किसको कहते हैं, इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एक और नाम है पल्मोनरी कॉक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। टीबी जो है वो लंग्स की भी होती है और लंग्स के बाहर भी होती है। लंग्स के बाहर वाली टीबी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, हाँ बहुत अच्छे। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, विच फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन। चलिए ये इजी सवाल है। प्रेग्नेंट वुमन के अंदर कौन सा, जैसे टीबी के इलाज में हम काम में ले लें एटीटी, टीबी के इलाज में काम में लेते हैं एटीपी, और ये जो एटीटी होता है एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, उसके अंदर 4 दवाई है, रिपाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल। ये 4 दवाई टीबी के इलाज में काम में लेते हैं। इस टीबी के इलाज में काम में ली जाने वाली इस 4 दवाइयों में से फर्स्ट लाइन कैटेगरी में 4 दवाई तो ये रहती है, और 5वीं एक और ड्रग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। पहली दवाई तो हो गई रिपाम्पिसिन, यू ऑल नो रिपाम्पिसिन। दूसरा दवाई हमने बताया था आइसोनियाजिड। तीसरा दवाई हमने बताया था पायराजिनामाइड, जिनामाइड। चौथा दवाई यहाँ पे आपका रहता है इथाम्बुटोल, और एक दवाई हमने बोला था वहाँ पे काम में लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्यारे दोस्तों इस सवाल ने आपको क्या पूछा है कि ये जो 5 दवाई काम में ली जाती है एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के लिए, रिपाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनाइड, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनमें से ऐसी कौन सी दवाई है जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एक प्रेग्नेंट वुमन के अंदर। बहुत आसान है। अगर हम इन 4-5 दवाइयों की बात करें तो इस 5 दवाइयों में वो दवाई जो प्रेगनेंसी में टेराटोजेनिक इफेक्ट डालेगी, वो दवाई जो मदर के लेने से बच्चे के अंदर बहरापन पैदा करेगी, उस दवाई को हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दवाई 8th क्रेनियल नर्व को, कौन सी, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, और 8th क्रेनियल नर्व के डैमेज की वजह से हियरिंग प्रॉब्लम होती है। हियरिंग प्रॉब्लम है ना, जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर हियरिंग प्रॉब्लम होगी। एक सवाल पूछा जाता है कि बच्चे में, पैदा होते वाले बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम है या नहीं है, इसका पता कैसे करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हियरिंग का जो सेंस है वो सबसे पहले डेवलप होने वाला सेंस होता है। हर बच्चा जब बर्थ होता है तो बर्थ होने के बाद में उसमें हियरिंग टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, हियरिंग टेस्ट करते हैं। और बच्चे में किए जाने वाले यूरिन टेस्ट को हम बेरा टेस्ट के नाम से जानते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, बेरा टेस्ट। बहरेपन का पता लगाने के लिए बेरा टेस्ट करते हैं। यहाँ पे बेरा का फुल फॉर्म होता है ब्रेन इवोक्ड रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ब्रेन बेरा टेस्ट करते हैं हियरिंग का पता लगाने के लिए बच्चे में। और यहाँ पे बेरा का मतलब होता है, बी का मतलब ब्रेन है, ई का मतलब इवोक्ड है, आर का मतलब रेस्पॉन्स है, और ए का मतलब ऑडियोमेट्री है। ब्रेन इवोक्ड रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री कौन सा टेस्ट हो गया, बेरा टेस्ट। किसका पता लगाते हैं, हियरिंग का। किसके अंदर, बच्चे के अंदर। हियरिंग प्रॉब्लम को असेस करने के लिए 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये मदर के लेने पे बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। टेस्ट का नाम याद रख लेना। इस टेस्ट के अलावा जो है, इस टेस्ट के करने का पर्पज है कि बच्चे के अंदर हियरिंग का प्रेजेंट है या नहीं है, बच्चा साउंड से अलर्ट होता है कि नहीं होता है, बच्चे का ब्रेन साउंड के प्रति रेस्पॉन्स देता है कि नहीं देता है।
तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इस तरह की दवाई है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसको नहीं देते हैं। बाकी दोस्तों जो रिपाम्पिसिन है, आइसोनियाजाइड है, पायराजिनामाइड है, इथाम्बुटोल, इन 4 दवाइयों की बात करें तो ये जो 3 दवाई होती है, ऊपर वाली तीनों दवाई, ये हिपेटोटॉक्सिक है। कैसी है? हिपेटोटॉक्सिक होती है। और ये जो इथाम्बुटोल दवाई है ये रेटाइनोटॉक्सिक है, मतलब सेकंड क्रेनियल नर्व जो होती है, सेकंड क्रेनियल नर्व, ये उसको डैमेज करती है। तो ऊपर वाली 3 लीवर को डैमेज करती है, ये आंख को डैमेज करती है और ये कान को डैमेज करती है। प्यारे दोस्तों, ये जो ऊपर वाली 3 दवाई है जो लीवर को डैमेज करती है, उसके बारे में कुछ खास मोटी मोटी बातें मैं बताऊं तो इन चारों पांचों दवाइयों में से आपको ये पता होना चाहिए कि एकमात्र कौन सी दवाई है जिसका इफेक्ट बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। जैसे यहाँ पे पूछा जाता है कि जो इथाम्बुटोल दवाई है, इथाम्बुटोल, जिसके बारे में अभी हमने एक बात बताई कि ये सेकंड क्रेनियल नर्व का क्या नाम है प्यारे दोस्तों? सेकंड क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व। तो जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है। क्या कराती है? ऑप्टिक न्यूराइटिस, जिससे अंदर कलर ब्लाइंडनेस होता है। और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो लीड करके मरीज में ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस, कलर ब्लाइंडनेस और ब्लाइंडनेस, ऐसा कराने का काम करती है इथाम्बुटोल। इसलिए एक और फेमस सवाल बनता है कि जो यंग एज के बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रन जो होता है, उस चिल्ड्रन के अंदर ये दवाई जो है वो क्या रहती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। यंग एज के बच्चों में ये दवाई हम नहीं देते हैं, इथाम्बुटोल। ये दवाई बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। एकमात्र एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है वो कौन होती है? इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक, नॉट बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ये दवाई बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, बैक्टीरिया को किल नहीं करती है। एक इफेक्ट होता है बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया को किल करना। एक है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना। तो ये दवाई बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, किल नहीं करती है। इथाम्बुटोल वाली दवाई सेकंड क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, कलर ब्लाइंडनेस और यंग चिल्ड्रन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्यारे दोस्तों, इथाम्बुटोल के अलावा बाकी सभी दवाइयां बैक्टीरियोसाइडल कैटेगरी में आती है। ये एकमात्र बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। अब अगर बात करें रिपाम्पिसिन की, तो रिपाम्पिसिन जो है इसकी वजह से यूरिन जो होता है, यूरिन वो ऑरेंज रेड कलर का होता है। कैसा होता है? ऑरेंज रेड कलर का यूरिन होता है। बच्चे का यूरिन जो है वो ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है पेशेंट का जो रिपाम्पिसिन लेता है। आइसोनियाजाइड जो होता है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है। प्यारे दोस्तों, पेरिफेरल न्यूरॉन जो है उसको डैमेज करने का काम करता है आइसोनियाजाइड। क्या कराएगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है आइसोनियाजाइड। पायराजिनामाइड जो है वो हाइपर यूरिसीमिया कराता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देता है, जिससे जॉइंट में पेन और गाउटी आर्थराइटिस होने की पूरी रिस्क रहती है। जॉइंट में पेन और गाउटी आर्थराइटिस होने की पूरी रिस्क रहती है। ये इन दवाइयों के साथ में एक एक बात आपको याद रखनी है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक तो कि ये डैमेज करता है 8th क्रेनियल नर्व को। अब एक और खास बात कि आपका जो इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन है दोनों ही रीनल टॉक्सिक ड्रग है। तो जिसका रीनल फंक्शन अफेक्ट हो रखा हो, किडनी का कोई गड़बड़ हो, उनको ये दोनों दवाई देना प्रीफर नहीं करते हैं। कौन सी 2 दवाई? एक तो आपकी इथाम्बुटोल और दूसरी आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। इतनी सारी बातें जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की एग्जाम में पूछी जाती है। आपको सभी बातें पानी की तरह क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको सभी बातें क्लियर रहेगी तो एग्जाम में और अच्छा कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस और उत्साह के साथ में आप इस सेशन को अटेंड करें। तमाम उन रसगुल्लों को जिनका ख्वाब है इस बार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का, जगह दीजिए और जोड़ दीजिए इस शानदार सेशन के साथ में, क्योंकि सेशन होने वाला है बहुत जबरदस्त। और आगे के क्वेश्चन में हम और करने वाले हैं कतई जहर टाइप की बातें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। छोटा सवाल बड़ा घाव, कहने का मतलब है आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। प्यारे दोस्तों, सवाल है एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित और ग्लैंड का क्वेश्चन है। ये जो दी हुई है ये चारों ग्लैंड है, चारों ग्लैंड नहीं है, इसमें 2 ग्लैंड है। ब्रेन और स्टोमक तो ग्लैंड है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर ब्रेन और स्टोमक तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो ग्लैंड ही नहीं है। तो ग्लैंड कौन सी है? ओवरी और पेनक्रियाज, ये 2 ग्लैंड है। और इन ग्लैंड के बारे में सवाल ने पूछा है कि जो ग्लैंड है, याद रखना, जो ग्लैंड है उनमें आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस कौन सी ग्लैंड में होता है? जवाब लिखो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल टेल के अंदर होगा, टेल में होगा, पर किसकी टेल में होगा ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? टेल के अंदर होगा पर किसकी टेल में होगा? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पेनक्रियाज हमारी बॉडी की वो ग्लैंड जो कि
पैनक्रियाज हमारी बॉडी की वो ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों काम करती है। ये जो पैनक्रियाज है लीफ शेप की स्ट्रक्चर होती है। इस पैनक्रियाज में 3 पार्ट होते हैं। इस पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, हेड कहते हैं, हेड। इस पार्ट को हम हेड कहते हैं। ये बीच वाला पार्ट जो होता है ये बॉडी होता है, और ये जो पार्ट होता है प्यारे दोस्तों इसको टेल कहते हैं। पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है, इस पैनक्रियाज का मेन काम क्या होता है? इस पैनक्रियाज का मेन काम होता है कि ये एक्सोक्राइन फंक्शन करती है। पैनक्रियाज का मेन काम क्या है? 99% इसके काम एक्सोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि अपने सिक्रीशन डायरेक्टली किसके अंदर डालती है? ब्लड के अंदर नहीं डालती है। और ये कहाँ डालती है? आंत के अंदर डालती है। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। तो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन मतलब इसका डक्ट वाला फंक्शन होता है, डक्ट वाला फंक्शन। और डक्ट के थ्रू क्या बनाती है? ये पैनक्रियाटिक जूसेज बनाती है। क्या बनाती है? पैनक्रियाटिक जूसेज। और ये जो पैनक्रियाटिक जूसेज या एंजाइम होते हैं ये मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं किसके अंदर? मेटाबॉलिज्म के अंदर। ये पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन है 99%। प्यारे दोस्तों 1% पैनक्रियाज जो होती है उसका काम होता है एंडोक्राइन। पैनक्रियाज का जो 1% काम है, जिस काम को हम नाम देते हैं एंडोक्राइन फंक्शन, ये एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि इसका जो टेल वाला पार्ट है यहाँ पे एक खास प्रकार की सेल पाई जाती है, और इन सेल को नाम दिया जाता है आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। कौन सी सेल बोलते हैं? आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। और आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो है इसके अंदर 3 तरह की मेन सेल होती है। एक अल्फा है, एक बीटा है और एक डेल्टा है। ऐसी 3 तरह की सेल होती है। हालांकि इसमें एक पीपी सेल भी होती है, लेकिन मेनली 3 सेल है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। आपको पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज के इस भाग में पाई जाने वाली इन 3 तरह की सेल में अल्फा सेल जो होती है वो बनाती है ग्लूकागोन नाम का हार्मोन, ग्लूकागोन। जो बीटा सेल होती है वो बनाती है इंसुलिन नाम का हार्मोन, इंसुलिन। और जो डेल्टा सेल है वो बनाती है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। तो 3 सेल हो गई, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल बनाती है ग्लूकागोन नाम का हार्मोन, बीटा सेल बनाती है इंसुलिन नाम का हार्मोन, और ये बनाती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। प्यारे दोस्तों एक छोटी मैकेनिज्म जो आपको समझनी है कि अगर मैं अल्फा और बीटा सेल के काम की बात करूं, मतलब अगर मैं ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन के काम की बात करूं, तो दोनों ही मिलके क्या करते हैं? दोनों ही मिलके प्लाज्मा में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। आपको सवाल पूछा जाए प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए, तो ये मेंटेन करते हैं 70 से लेके 110 mg/dl के बीच में। प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं 70 से 110 mg/dl के बीच में। अगर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 70 से कम हो जाए किसी का, लेस देन 70, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया। प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल 70 से कम हो जाए उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल प्यारे दोस्तों 100 से 126 के बीच में आ जाए, ये आ जाए, इसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। क्या बोलते हैं? प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का मतलब होता है प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल 100 से 126 mg/dl के बीच में हो। प्यारे दोस्तों अगर प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल 126 mg/dl से ज़्यादा हो, 126 mg/dl से ज़्यादा हो, इसको हम बोलते हैं डायबिटिक। क्या बोलते हैं? डायबिटिक। तो पहला हो गया यहाँ पे प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल कितना? 100 से 126, इसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। और 126 से ज़्यादा हो जाए उसको बोलते हैं डायबिटिक। और 70 से कम हो जाए उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और 70 से 110 हो जाए प्यारे दोस्तों उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो आपको एग्जाम में एक सवाल पूछा जाएगा कि इसमें से डायबिटिक पेशेंट का शुगर कितना होगा? प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का क्या मतलब है सर? प्री डायबिटिक का मतलब होता है कि जिसको अभी शुगर की बीमारी हुई नहीं है और होने की रिस्क के ऊपर है। इसमें क्या किया जाता है? प्री डायबिटिक वाले मरीज को कभी भी, याद रखना, प्री डायबिटिक वाले मरीज को कभी भी दवाई नहीं देते हैं। इसको एक तो डाइट और एक एक्सरसाइज, इनके थ्रू ही हम शुगर को कंट्रोल करते हैं। नो मेडिकेशन। प्री डायबिटिक वाले का कंसेप्ट होता है कि इसमें मरीज को कभी भी दवाई नहीं देते हैं। अगर हम दवाई देते हैं, डायबिटिक मरीज हो जाए तो उसको हम दवाई देते हैं। तो डायबिटीज़ 2 तरह की होती है मेनली। जो मेन 2 डायबिटीज़ है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। हालांकि डायबिटीज़ के और भी टाइप है
और एक स्पेशल टाइप जो प्रेगनेंसी में होता है उसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। लेकिन मेनली जो मोटा मोटा डायबिटीज का क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो होता है दो तरीके का, एक टाइप 1 डायबिटीज होती है और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। ऐसा हम पढ़ते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, जो डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, हाँ बोलो भाई, आरएमएल वाले बोल दो, क्या बोलना है? आरएमएल में क्या हो गया है? हैं? आरएमएल में डायबिटीज यही होगी। आरएमएल में भी दो ही डायबिटीज का पूछा जाएगा, एक टाइप 1 और एक टाइप 2, एक इंसुलिन डिपेंडेंट और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। कुछ अलग है? आरएमएल में डायबिटीज हो गई क्या तो पूछ लीजिएगा। हाँ, 70 से कम को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, बिल्कुल सही है। 5 प्रकार होते हैं, 5 क्या बहुत प्रकार है, अभी तो प्रकार शुरू हुए हैं, हम तो मोटे मोटे बता रहे हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाएगा। 28 दिसंबर को एग्जाम है, ठीक है, आगे बताओ, आगे बताओ क्या हो गया? 28 दिसंबर को एग्जाम है तो बताओ क्या हो गया, जल्दी बताओ। हाँ, आरएमएल लखनऊ की डेट आ गई है, बहुत बड़ी बात है, इसीलिए तो सुबह सुबह 6 बजे तैयारी पे जुट गए हम, हैं? सुबह 6 बजे इसीलिए तो तैयारी पे लग गए हैं कि आरएमएल लखनऊ का डेट आ गया है। करे क्या है? राजस्थान सीएचओ का डेट आ गया है, नॉर्थ सेट का डेट पड़ा हुआ आया हुआ, डेट तो आया हुआ पड़ा है, अगर पढ़ेंगे ना तो काम बनेगा। ये पंचायती करने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो? कुछ लोग सिर्फ हताई के शौकीन है कि सर बस हताई कर ले हमारे साथ में। अरे हताई से नहीं होगा, पढ़ाई से होगा लाले, है ना। ये पूछा जाएगा कि इंसुलिन कितने टाइप के होते हैं, ये पूछा जाएगा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, ये पूछा जाएगा ग्लिमिप्राइड दवाई का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ये पूछा जाएगा कि DPP-4 इनहिबिटर में कौन सी ड्रग आती है, ये पूछा जाएगा ग्लाइकोसूरिया किस दवाई की वजह से होता है, ये पूछा जाएगा लीवर की टॉक्सिसिटी कौन सी OHA की वजह से होती है, ये पूछा जाएगा इंसुलिन को देने से मरीज की बॉडी पे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये पूछा जाएगा इंसुलिन को देने का एंगल क्या होना चाहिए, ये पूछा जाएगा इंसुलिन देते समय मरीज की इंसुलिन को कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, इंसुलिन अगर पैक है तो कहाँ स्टोर होती है, इंसुलिन अगर खोल दी आपने तो कहाँ स्टोर होगी, इंसुलिन जो है एक वाइल को खोलने के बाद में कितने समय तक यूज कर सकते हैं, इंसुलिन को लगाते समय एंगल क्या रखना है, इंसुलिन की मोस्ट कॉमन साइट क्या रहती है, OHA के अंदर SGLT2 एजेंट जो होता है उसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है। सवाल तो ये पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे फोकस करना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, इसका इलाज प्यारे दोस्तों इंसुलिन होता है। इसमें आपको इंसुलिन ही देना पड़ेगा, गोली का कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, इंसुलिन ही देना पड़ेगा। और ये जो है दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसमें हम OHA देते हैं। OHA का मतलब होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। OHA क्या होता है? OHA का मतलब होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ग्लाइसीमिक एजेंट, ये बोलते हैं OHA को, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, याद रह जाएगा, आसान है। और प्यारे दोस्तों इस सवाल ने आपको पूछा है कि जो ग्लूकागोन नाम का हार्मोन है और जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है, ये दोनों प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को मैनेज करते हैं। याद रखना, ग्लूकागोन जो है वो तो इंक्रीज करता है शुगर के लेवल को प्लाज्मा में, और इंसुलिन जो है वो डिक्रीज करता है शुगर के लेवल को प्लाज्मा में। एक मैकेनिज्म ये पूछी जाती है कि ग्लूकागोन शुगर कैसे बढ़ाता है और इंसुलिन शुगर को कम कैसे करता है। ये सवाल एग्जाम का फेमस है, भाई ये कैसे करता है, शुगर को बढ़ाता कैसे और कम कैसे करता है। तो ग्लूकागोन जो होता है प्यारे दोस्तों, ग्लूकागोन ये शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। तो कैसे बढ़ाएगा? तो ये 4 मैकेनिज्म के थ्रू बढ़ाएगा। 4 मैकेनिज्म क्या? पहली मैकेनिज्म है कि ये इंक्रीज कराएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर फॉर्म है ग्लूकोज की, और ये जो स्टोर फॉर्म वाला ग्लूकोज है उसको तोड़ देगा और ग्लूकोज बना देगा। ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना देना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। दूसरा, ये इंक्रीज करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जो होते हैं उनसे ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो एक कराता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस,
और दूसरा ये कराएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये दो काम कराएगा। इंसुलिन इन्हीं दो काम को रोकता है। इंसुलिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को नहीं होने देगा और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को नहीं होने देगा। जब ये दो काम नहीं होने लगा तो यहाँ पे प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो एक दूसरे को ऑपोजिट काम करता है। एक तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवाता है, ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देगा। एक ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज को बनाता है। दूसरा ये काम नहीं होने देगा। तीसरा ये जो है प्यारे दोस्तों ये करता है जो है डिक्रीज करता है किसको, ग्लाइकोजेनेसिस को। ग्लाइकोजेनेसिस को मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजेनेसिस को कम करेगा, जबकि इंसुलिन जो है वो इंक्रीज करता है ग्लाइकोजेनेसिस को। ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज करता है इंसुलिन। इसके अलावा ग्लूकोलाइसिस ये डिक्रीज करेगा ग्लूकोलाइसिस को, ग्लूकोज को टूटने नहीं देगा, प्लाज्मा में बना के रखेगा, यूज नहीं आने देगा। इंसुलिन इंक्रीज करता है ग्लूकोलाइसिस को। 4 मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, याद रखना। 2 काम को ये बढ़ाता है, 2 को घटाता है, 2 को ये घटाता है और ये बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे के ओपोज काम करते हैं और इस तरीके से प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होता है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजन का, याद रखना दोस्तों, ग्लाइकोजन का टूटना। और ग्लाइकोजन किस में टूटता है, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म है जो लीवर में होती है और ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज किस में बढ़ेगा, ब्लड में। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब होता है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट कौन से, जैसे प्रोटीन है, फैट है, इनसे क्या बन जाना, ग्लूकोज का बन जाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। प्रोटीन और फैट के टूट के क्या बन जाना, ग्लूकोज का बन जाना, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। दोस्तों ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ग्लूकोज से किसका बनना, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। और ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूट जाना, किसका टूट जाना, ग्लूकोज का। तो ये सभी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके ऑपोजिट इंसुलिन काम करता है और दोनों मिलके प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने का काम करते हैं। एक ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, एक ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। क्लियर है? हाँ, तो आपको यहाँ पे सवाल ने पूछा, ये तो सिंपल था कि आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस किस में प्रेजेंट होती है, तो जवाब है पैनक्रियाज के अंदर। पैनक्रियाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, दोनों काम करती है, एक्सोक्राइन काम भी करती है और एंडोक्राइन काम भी करती है पैनक्रियाज। एक सवाल बहुत सिंपल पूछा है, ओबीजी का सवाल है प्यारे दोस्तों, कि मिस लीला जो है उसको प्लासेंटा प्रीविया हुआ है। मिस लीला को बीमारी हुई है प्लासेंटा प्रीविया, और कौन सा सिम्टम के साथ में वो प्रेजेंट होगी। दोस्तों ये ओबीजी की 2 कॉमन कंडीशन है, प्लासेंटा प्रीविया और एब्रूप्चो प्लासेंटा। याद रखना, प्लासेंटा प्रीविया और एब्रूप्चो प्लासेंटा ये 2 कॉमन कंडीशन है। आपको बड़ी आसानी से इस सवाल का जवाब समझ में आएगा जब आपको ये दोनों कंडीशन पता होगी। ये दोनों कंडीशन एपीएच का, एंटीपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कारण बनती है। प्रेगनेंसी में एक हेमरेज होता है, एंटीपार्टम हेमरेज। बर्थ होने से पहले जो ब्लीडिंग होती है मदर के पर वेजाइनल, इसको एपीएच कहते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज। क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज। ये जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है प्यारे दोस्तों, एंटीपार्टम हेमरेज 2 तरीके का होता है। कौन से 2 टाइप होता है एंटीपार्टम हेमरेज के, एपीएच के कौन से 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया, और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों एब्रूप्चियो प्लासेंटा, एब्रूप्चियो प्लासेंटा। याद रह जाएगा रे नाम रसगुल्लो, प्लासेंटा प्रीविया और एब्रूप्चियो प्लासेंटा। ये जो प्लासेंटा प्रीविया होता है इसका मतलब होता है प्लासेंटा का लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, कहाँ पे, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, सेगमेंट के अंदर प्लासेंटा का क्या हो जाना, प्लासेंटा का क्या हो जाना, प्लासेंटल इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन हो गया। कहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, इसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। एब्रूप्चो प्लासेंटा का मतलब होता है प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, प्री मैच्योर सेपरेशन, समय से पहले, मैच्योरिटी के पहले प्लासेंटा का क्या हो जाना, सेपरेशन हो जाना यूट्राइन वॉल से।
ये कंसील टाइप का हो सकता है या रिवील टाइप का हो सकता है ना। ये रिवील हो सकता है, रिवील या कंसील, दो तरह का हो सकता है। पर प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा एब्रूप्चो प्लासेंटा कहलाता है। और प्लासेंटा का लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर आके रह जाना प्लासेंटा प्रीविया कहलाता है। दोनों ही वजह से वहां पे क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज होता है। इसमें फर्क क्या है कि अगर किसी को प्लासेंटा प्रीविया है तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे पेनलेस ब्लीडिंग होती है। कैसी होती है? पेनलेस ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है पर वेजाइनल, लेकिन उसमें कोई पेन नहीं होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। यहाँ पे एब्रूप्चो प्लासेंटा में पेनफुल ब्लीडिंग होती है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है। बोर्ड एब्डोमेन हो जाता है, रिजिड एब्डोमेन हो जाता है, और पेन के साथ में ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है बिफोर बेबी बर्थ। तो पेनलेस ब्लीडिंग और पेनफुल ब्लीडिंग, इस सवाल ने आपको यही पूछा है क्या होगा सिम्टम। पहला है पेनलेस ब्लीडिंग, ए बोर्ड लाइक एब्डोमेन, इंटरमीडिएट पेन विद स्पॉटिंग, ए डल पेन। देखो इसमें बोला है ए डल पेन, पेन, इसमें बोला है इंटरमीडिएट पेन, पेन, इसमें बोला बोर्ड लाइक एब्डोमेन, पेन। तो ना तो बोर्ड लाइक एब्डोमेन होगा, ये मतलब तीनों चीजें जो रहती है, पेन अगर हो रहा है तो ये एब्रूप्चो है। क्या है? एब्रूप्चो है। प्लासेंटा प्रीविया में कभी पेन नहीं होता है। तो प्लासेंटा प्रीविया इज ए कंडीशन इन विच देयर इज पेनलेस ब्लीडिंग। पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, एपीएच का कारण बनेगी, लेकिन ब्लीडिंग के दौरान दर्द नहीं होगा, पेनलेस होगी। और इनके अंदर पेन की कंप्लेन देखने को मिलेगी। व्हाट इज द पोजीशन? एक और सवाल बनता है कि मान लो अगर किसी को प्लासेंटा प्रीविया हो गया लेडी को, तो लेडी में क्या पोजीशन देंगे, है ना। तो इसमें हमेशा पोजीशन देते हैं प्यारे दोस्तों टिंडलनबर्ग, टिंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं। टिंडलन, याद रखो टिंडलनबर्ग पोजीशन दिया जाता है, टिंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है ब्लीडिंग के लिए असेस करते हैं, पीवी जो है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन अवॉइड करते हैं, पीवी नहीं करना होता है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन अवॉइड करते हैं। टिंडलनबर्ग पोजीशन यहाँ पे देते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी कराते हैं फॉर फीटल वेलबींग, फीटल वेलबींग के लिए बच्चा का कैसा कंडीशन है इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी वहाँ पे कराते हैं। और इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनएसटी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, और फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। तो याद रखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको अवॉइड करना है, टिंडलनबर्ग पोजीशन यहाँ पे देनी है। इसके अलावा यूएसजी करते हैं फीटल वेलबींग के लिए, बच्चा स्वस्थ है या नहीं है इसके लिए यूएसजी करते हैं। और वहाँ पे नॉन स्ट्रेस टेस्ट, एनएसटी का मतलब होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जिससे बच्चे का हार्ट रेट काउंटिंग किया जाता है, और बच्चा मोबाइल है कि नहीं है, बच्चे की हार्ट रेट कैसी चल रही है, ये पता करने के लिए एनएसटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक मॉनिटरिंग और की जाती है, और इसको डेली फीटल मॉनिटरिंग जो है फीटल मूवमेंट काउंट के नाम से जानते हैं, डीएफएमसी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे डेली फीटल मूवमेंट काउंटिंग करना जरूरी होता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं फीटल वेलबींग के लिए, पीवी अवॉइड करते हैं, और टिंडलनबर्ग पोजीशन मरीज को देके रखते हैं, और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके। और जब प्रेगनेंसी पॉसिबल आगे नहीं है तो फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, याद रखना क्या कराया जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंडक्शन ऑफ लेबर, आईओएल करा के टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। डेली फीटल मॉनिटरिंग ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। डेली फीटल मूवमेंट काउंसलिंग नहीं होता है, डेली फीटल मूवमेंट काउंट होता है, काउंसलिंग नहीं होती है। ये सी का मतलब यहाँ पे है काउंट, है ना। डेली फीटल मूवमेंट कितने हो रहे हैं इसको काउंट करना डीएफएमसी कहलाता है। काउंसलिंग क्या करेंगे, डेली फीटल मूवमेंट काउंसलिंग, काउंसलिंग नहीं होता रे लाले। अगला क्वेश्चन, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, जवाब लिखिएगा। प्रश्न को हिंदी में समझाएं, हिंदी में ही समझा रहे हैं, मैं इंग्लिश तो आती ही नहीं है भाई, है ना, हिंदी में समझा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इज यूजफुल टू असेस द लीवर फंक्शन, यकृत के कार्य को समझने के लिए कौन सा, अब टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं,
वो करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं? यकृत के कार्य को समझने के लिए कौन सी परीक्षा करते हैं? टेस्ट को परीक्षा बोलते होंगे हिंदी में, आई डोंट नो। इतनी खतरनाक हिंदी नहीं आती बे। टेस्ट का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें, है? तो यकृत के, लीवर को यकृत कहते हैं, यकृत के कार्य को समझने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, सीरम ट्रांसएमाइनेज और सीरम इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, कौन सा जांच करते हैं? सॉरी, टेस्ट को जांच कहते हैं। हाँ, यकृत के कार्य को समझने के लिए कौन सा जांच करते हैं? वेरी गुड। कुछ रसगुल्ले हमारे होशियार है हिंदी को लेके, परीक्षण करते हैं। देखो, लाजवाब हिंदी भाई साहब। यकृत को कार्य को समझने का कौन सा परीक्षण करते हैं? तो प्यारे दोस्तों, जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, पहला टेस्ट दिया हुआ है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, है ना। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है वो प्यारे दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस, कौन सी बीमारी? डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन का रेगुलेशन, ये चेक करना हो तो कराते हैं। जीटीटी जो टेस्ट है वो लीवर के कार्य को जांचने के लिए नहीं है। जीटीटी इज नॉट फॉर लीवर। ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये पता करने के लिए कि आपकी बॉडी ग्लूकोज को टॉलरेट कर रही कि नहीं कर रही है। इसमें क्या करते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज ओरली पिलाते हैं, 75 ग्राम, याद रखना। और फिर मरीज के टेस्ट करते हैं कि उस 75 ग्राम ग्लूकोज का बॉडी कैसे टॉलरेट कर रही है उसको, ठीक है। दूसरा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो होता है ये किडनी के जांच के लिए होता है, लीवर के जांच के लिए नहीं होता है। किडनी के लिए हम करते हैं, जब भी रीनल फेलियर कोई कंडीशन हम सस्पेक्ट करते हैं तब क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करते हैं। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर, जब हमें सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस लगता है तब हम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट करते हैं। यहाँ पे तो सीरम ट्रांसएमाइनेज टेस्ट रहेगा, सीरम ट्रांसएमाइनेज, SGOT एंड SGPT, ALT एंड AST है, इसको AST और सीरम ट्रांसएमाइनेज और इसको ALT कहते हैं। ये दोनों ही टेस्ट एंजाइमेटिक टेस्ट है और ये किया जाता है जब लीवर फंक्शन गड़बड़ होता है। लीवर गड़बड़ के केस के अंदर, हेपेटाइटिस के अंदर इनका वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हजारों में आ जाएगा। वैसे इनका वैल्यू जो होता है वो सिर्फ नंबर के अंदर बहुत कम होता है, 50 के आसपास होता है, 50 के आसपास, 35-45 होता है। और इनका वैल्यू जो है वो हजारों में हो जाता है जब लीवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ होता है। सीरम ट्रांसएमाइनेज ये टेस्ट है और लीवर फंक्शन को असेस करने का टेस्ट किया जाता है। डायबिटीज मेलाइटस में जीटीटी करते हैं और क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए करते हैं। प्यारे दोस्तों, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, 135 से 145 मिलीकुलेंट पर लीटर होती है नॉर्मल सीरम सोडियम की वैल्यू। और पोटेशियम की वैल्यू आपको पूछे तो 3.5 से लेके 5.1 मिलीकुलेंट पर लीटर होती है। दोनों में से एक सवाल पक्का है, याद रखना। सोडियम का वैल्यू कम हो जाना 135 से हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है और इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाना हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है। पोटेशियम का वैल्यू कम होना हाइपोकैलेमिया कहलाता है और इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाना हाइपरकैलेमिया कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जब भी फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है तब हम इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू जरूर चेक करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक छोटा सवाल है जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछा हुआ है। सवाल ने क्या बोला है कि यहां पे पूछा है कि इन एडल्ट ड्यूरिंग अर्ली इरिगेशन टू स्ट्रेंथ द ईयर कैनाल होल्ड द पिन्ना। एक एडल्ट के अंदर जब हम ईयर इरिगेशन करते हैं तो स्ट्रेट द ईयर कैनाल एंड होल्ड द पिन्ना, कैसा होल्ड करना है, कान को सीधा करना है और पिन्ना को कैसे होल्ड करना है, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पे सवाल ने क्या पूछा है कि इन एडल्ट हम जब ईयर इरिगेशन करेंगे तो कान को सीधा करेंगे, ईयर कैनाल को होल्ड करेंगे, पिन्ना को कैसे होल्ड करेंगे। पहला लिखा हुआ है अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, स्ट्रेट एंड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। बहुत बढ़िया। याद देखो, हमने बताया था कि 3 साल की उम्र में 3 ईयर की एज का कंसेप्ट है, 3 साल से कम हो या 3 साल से ज़्यादा हो, ऐसे दो अलग अलग एज हो सकती है। 3 साल की उम्र में हम इस पिन्ना को
इस पिना को स्ट्रेट और बैकवर्ड, कैसा, स्ट्रेट एंड बैकवर्ड, ये पिन्ना को खींचते हैं सीधा और पीछे, तो है 3 साल। अब 3 साल से कम उम्र है तो कम को बोलते हैं डाउन, और 3 साल से ऊपर का उम्र है तो ऊपर को बोलते हैं अपवर्ड। बाकी सेम है भाई। स्ट्रेट कब, 3 साल पे, 3 साल से कम ऊपर है तो डाउन, 3 साल से ऊपर है तो अपवर्ड, और बैकवर्ड सेम रहेगा। इसमें भी बैकवर्ड है, इसमें भी बैकवर्ड है। जैसे यहाँ पे देखा है स्ट्रेट एंड बैकवर्ड, तो ये है 3 साल वाला। ये पूछा है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, तो ये 3 साल से कम, और ये पूछा है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, तो ये 3 साल से ज़्यादा। हमारा जो मरीज है उस मरीज की उम्र तो एडल्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी। मरीज का उम्र, मरीज क्या है, एडल्ट है। जब मरीज एडल्ट है तो कहाँ पे कैसे खींचेंगे, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। याद रह जाएगा 3 साल का कंसेप्ट। अगर 3 साल की बात करें तो स्ट्रेट एंड बैकवर्ड, 3 साल से कम हो तो डाउन, 3 साल से ज़्यादा हो तो अपवर्ड। कुछ को समझ में नहीं आया सर हो क्या रहा है। अरे जब कान के अंदर दवाई डालते हैं ना तो इसको कैसे खींचेंगे, तो 3 साल के बच्चे का तो पीछे पीछे की तरफ खींच के दवाई डालनी है। 3 साल से छोटा रसगुल्ला है तो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड एंड स्ट्रेट, बैकवर्ड, तो नीचे और पीछे। 3 साल से बड़ा रसगुल्ला है तो ऊपर और पीछे, तो ऊपर और पीछे बड़ा, नीचे और पीछे। 3 साल से छोटा, 3 साल का तो स्ट्रेट और बैकवर्ड है ना, सीधा और पीछे, ना ऊपर ना नीचे, सीधा और पीछे। समझ में आ गया। कान को किस तरीके से एडजस्ट करके अंदर कान की बूंदों वाली दवाई डालेंगे, ऐसा सवाल ने पूछा है। उम्र से आपको याद रखना है, एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पर फोकस करिएगा कि ईयर पिन्ना को कैसे एडजस्ट करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पे 15 दिसंबर को जो बैच स्टार्ट हुआ है उसके संबंध में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हम आपको जानकारी दे देते हैं सेशन में आगे बढ़ने से पहले। जानकारी यह है प्यारे दोस्तों कि जो 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर जो है 2022 को स्टार्ट हो चुका है CHO का नया बैच, जो कि 4 से 8 PM रहता है डेली क्लास। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। पहले ये बैच ऑनलाइन नहीं था, अब ये बैच ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। ये ऑफलाइन तो है ही, ये ऑफलाइन तो है ही। अब ये बैच जो है प्यारे दोस्तों ऑनलाइन भी अवेलेबल है। खास सूचना याद रखना, ये ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी अवेलेबल है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी अवेलेबल है। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच से आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करके। ये बैच रोज सुबह, रोज शाम को 4 से 8 बजे लगता है। स्पेशल CHO बैच है जो CHO के एग्जाम तक चलेगा, और CHO का एग्जाम है 19 फरवरी को। तो जीत वाली तैयारी प्यारे दोस्तों करनी है तो आज ही इस बैच से जुड़ सकते हो। ये बैच जो है ऑफलाइन तो है ही, ये बैच ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। तो ये आप जैसे अभी मेरे को मोबाइल में देख पा रहे हो, वैसे आप ऑफलाइन क्लास को अपने मोबाइल में लाइव देख सकते हो। लाइव खत्म होने के बाद में क्लास जो है वो आपकी सेव हो जाएगी वीडियो के फॉर्म में, और वो आपके पास में 1 साल तक के लिए रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि सर अगर लाइव नहीं जुड़े तो क्या होगा, कोई नहीं, लाइव नहीं जुड़ोगे तो आप बाद में भी इसको देख सकते हो। ये इस बैच में इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो बैच है, ये बैच 1 साल तक आपका वैलिड रहेगा अगर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज करते हो तो। ऑनलाइन बैच जो है, ऑनलाइन की फीस जो है प्यारे दोस्तों वो है 3500। ऑनलाइन की फीस है 3500, और ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि राजस्थान CHO के नए बैच की है, जो 15 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। आप ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में भी इसको जुड़ सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया प्यारा दोस्तों, और कोई डाउट नहीं है इसको लेके। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसको जुड़ सकते हो। और यहाँ पे पूरा सिलेबस पैटर्न के ऊपर, नए सिलेबस पैटर्न के ऊपर पूरा कोर्स जो है वो पढ़ाया जाता है। साथ में आपको प्रिंटेड नोट्स ऑफलाइन में मिलते हैं और ई-नोट्स ऑनलाइन में मिलते हैं। DPP प्रिंटेड ऑफलाइन में मिलती है, DPP ऑनलाइन मिलती है। रोज हर संडे को टेस्ट होता है। संडे टेस्ट 100 क्वेश्चंस का होता है, जो वीक भर में हम पढ़ते हैं उसको टेस्ट के रूप में पढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे OMR सीट के ऊपर ऑफलाइन बैच में आके टेस्ट दे सकते हैं।
पूरा जीत वाली तैयारी, यहाँ पे सिलेक्शन वाली तैयारी अगर आपको करनी है तो आज ही जुड़ सकते हो टीम उत्कर्ष के साथ में। 19 फरवरी को एग्जाम है और ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं, समय नहीं है, तो 19 फरवरी के बाद में ऑफर दे देंगे। इससे पहले तो आप पढ़ो इस बैच को आराम से लेके, उसके बाद में फ्री है ना। मतलब भाई साहब, पढ़ाई के नाम पे जो है, अरे पढ़ाई करनी है तुम्हें, ये कोई हम वस्त्र नहीं बेच रहे हैं, ऑफर चलेगा वस्त्र के ऊपर है। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के तरीके से होगी ना, है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, यूपी का एनएचएम का एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। यूपी एनएचएम के ऊपर भी काम चल रहा है, मैंने पहले भी बताया। यूपी एनएचएम के लिए भी अलग से हम यहाँ पे पूरी तरीके से आप लोगों के लिए तैयारी जीत वाली कराएंगे। तो आपको फोकस होकर अभी पढ़ना है, सभी बातों का ध्यान रखना है। हीट का रेगुलेटिंग सेंटर, छोटा सवाल है, हर बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आसान सवाल है। हीट रेगुलेशन करने का काम प्यारे दोस्तों, टेम्परेचर रेगुलेशन बोले या हीट का रेगुलेशन बोले, इट्स ऑलवेज हाइपोथैलेमस। हीट का रेगुलेटिंग सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये दो तरीके से टेम्परेचर को या हीट को रेगुलेट करता है, दो तरीके से। कौन से दो तरीके? पहला तरीका प्यारे दोस्तों, हाइपोथैलेमस के हीट के रेगुलेशन का पहला तरीका है और वो रहता है स्वेटिंग। जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये स्वेटिंग कराता है, पसीना कराता है। दूसरा सिवरिंग, जब भी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, ये मसल का मूवमेंट कराता है, ये सीवर कराता है। तो एक तो ये स्वेटिंग कराता है, दूसरा ये सिवरिंग कराता है। सिवरिंग जो होती है, इससे हीट का जनरेशन होगा, हीट जो है क्या होगा, उसका प्रोडक्शन होगा। और स्वेटिंग जब होती है प्यारे दोस्तों, तो हीट का लॉस होता है। स्वेटिंग से हीट जो होती है, उस हीट का क्या होता है, लॉस होता है। और सिवरिंग जो होती है, उससे हीट का प्रोडक्शन होता है। हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है हीट का रेगुलेशन। हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन दोनों तरीके से होगा हीट का रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस हीट को रेगुलेट करने का हिमाकत करता है, उसके पास में हीट रेगुलेशन का कंसेप्ट होता है। अगला क्वेश्चन, जितने भी हमारे रसगुल्ले हैं जो आरएमएल की तैयारी कर रहे हैं, 28 तारीख को एग्जाम है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और इस 28 तारीख के एग्जाम में क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए हम अलग से आप लोगों को इस स्पेशल एग्जाम के लिए अलग सेशन के थ्रू बताएंगे। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आरएमएल का एग्जाम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस एग्जाम के बारे में भी बात करेंगे डिटेल के साथ में। अभी जो क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर आप फोकस करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, क्योंकि चीज़ें ये भी सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सवाल कह रहा है कि इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट इन लैटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना इन प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी के अंदर लैटरल फॉर्निक्स में, याद रखना, प्रेगनेंसी के अंदर लैटरल फॉर्निक्स के अंदर इंक्रीज हो जाए अगर पल्सेशन, कहाँ पे, लैटरल फॉर्निक्स के अंदर वेजाइना के प्रेगनेंसी में, इसको क्या बोलते हैं? एक सिंपल प्रोबेबल साइन से सवाल आएगा एग्जाम में। ये जो सारे साइन है, ये प्रेगनेंसी के प्रोबेबल साइन कहलाता है। और प्रोबेबल साइन जो होता है प्रेगनेंसी के, वहां से एग्जाम में सवाल आएगा प्यारे दोस्तों। क्या सवाल आएगा कि चार्डविक साइन क्या होता है, ऑसियंडर साइन क्या होता है, गुडेल साइन क्या होता है, हेगार साइन क्या होता है, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा। प्यारे दोस्तों, जो चार्डविक साइन है, चार्डविक, ऑसियंडर, गुडेल, हेगार, इन सब का अपना मतलब है। जैसे हेगार साइन है तो लोअर यूटेराइन सेगमेंट जो होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट जो है, उस लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर सॉफ्टनिंग हो जाना, क्या हो जाना, सॉफ्टनिंग हो जाना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम हेगार साइन के नाम से जानते हैं। लोअर यूटेराइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग हेगार साइन कहलाता है। गुडेल साइन जो होता है, यह है सर्वाइकल सॉफ्टनिंग। गुडेल साइन बोलते हैं प्यारे दोस्तों सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, सर्विक्स जो है उसका सॉफ्ट हो जाना, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग जो होती है वो गुडेल साइन कहलाता है। और लोअर यूट्राइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग जो होती है उसको हेगार साइन के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, चार्डविक साइन का मतलब ऑसियंडर, चार्डविक साइन जो होता है इसका मतलब है, जैकमियर साइन भी बोलते हैं चार्डविक साइन को। चार्डविक साइन को एक और नाम से जानते हैं, जैकमियर साइन।
जैकमियर साइन। ये जो चार्डविक साइन या जैकमियर साइन है, इसका मतलब है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। इसका मतलब क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन, कलरेशन ऑफ द वेजाइना, ऑफ द वेजाइना। ये किस नाम से जाना जाता है? जैकमियर साइन या चार्डविक साइन। तो चार्डविक साइन का मतलब हो गया ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। गुडेल साइन का मतलब हो गया सर्वाइकल सॉफ्टनिंग। हेगार्ड साइन का मतलब हो गया लोअर यूट्राइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग। और एक ही पीछे बचा दोस्तों जो क्वेश्चन है आपको पूछा है, और वो क्या बचा? ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन का मतलब होता है लैटरल फॉर्निक्स का पल्सेशन होना, वेजाइना के लैटरल फॉर्निक्स का पल्सेशन होना, ये ओसिएंडर साइन के नाम से जाना जाता है। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्टनिंग इज हेगार्ड साइन। गुडेल साइन इज द सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। हाँ, और उसके अलावा जो है चार्डविक साइन का मतलब हो गया ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, और ओसिएंडर साइन का मतलब हो गया वेजाइना के लैटरल फॉर्निक्स का पल्सेशन। हाँ जी हाँ, जो क्लास हो चुकी है, जैसे आज 20 तारीख है और जो क्लास सर 15 तारीख के बाद में हो चुकी है, वो आपको सेव मिल जाएगी। आप जब कोर्स परचेज करेंगे ऑनलाइन, तो जिस दिन से बैच स्टार्ट होता है वहाँ से सारी क्लासें आपको मिलती है। तो जो क्लास हो चुकी है वो आपको मिल जाएगी, जो रोज हो रही है वो आपको लाइव आएगी, लाइव खत्म होने के बाद में वो भी आपके पास में सेव हो जाएगी और 1 साल तक आपके पास में रहेगी। और जो क्लास पहले हो चुकी है वो सेव है वहाँ पे, उसको भी आप देख सकते हो, याद रखना। हाँ, याद रह जाएगा, आसान है प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रायोरिटी अटेंशन रिक्वायर फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज। कोई मरीज अगर बेहोश हो, याद रखें एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि कोई भी मरीज अगर बेहोश अवस्था में है, अचेतन पेशेंट है, अचेतन पेशेंट के अंदर, चेतन बोलते हैं कॉन्शियसनेस को, अचेतन मरीज के अंदर प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी? कोई मरीज जो चेतन अवस्था में नहीं है, अचेतन है, अनकॉन्शियसनेस के साथ में, उसमें प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? व्हाट इज योर प्रायोरिटी? पहला लिखा हुआ है द प्रायोरिटी इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज नॉट प्रायोरिटी, एलिमिनेशन इज नॉट प्रायोरिटी एंड एक्सरसाइज इज नॉट प्रायोरिटी। जो भी बेहोश मरीज है उसके अंदर एयरवे पेटेंसी इज द प्रायोरिटी। बेहोश मरीज में, अचेतन क्लाइंट के अंदर सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है कि उसका एयरवे पेटेंट होना चाहिए। सांस है तो आस है, ये आपने सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, तो सांस जो है वो मरीज का पेटेंट होना चाहिए। एयरवे को पेटेंट करने के लिए, मान लो कोई मरीज आया अचेतन अवस्था में और उसका एयरवे पेटेंट नहीं है, और आपको पूछे कि एयरवे पेटेंट करने के लिए आप कौन सा पोजीशन देंगे, याद रखना, आपको बोले कि एयरवे को पेटेंट करना है तो कौन से मेथड से आप एयरवे को पेटेंट करेंगे? तो प्यारे दोस्तों, मेथड होता है हेड टिल्ट, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, ये तरीका है एयरवे को ओपन करने का मेथड है। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा अनकॉन्शियस मरीज के अंदर कौन सी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अनकॉन्शियस मरीज जो है उसमें कौन सी पोजीशन इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे पोजीशन देते हैं प्यारे दोस्तों लैटरल पोजीशन। कौन सा पोजीशन देते हैं? लैटरल पोजीशन टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। साथ में हेड ऑफ बेड को एलिवेट करके रखना होता है। हर अनकॉन्शियस मरीज में लैटरल पोजीशन देते हैं और हेड ऑफ बेड जो है वो एलिवेट होना चाहिए सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन में। हेड ऑफ बेड एलिवेट करके रखें, लैटरल पोजीशन दे के रखें टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, और साथ में हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड काम में लेते हैं एयरवे को पेटेंट करने के लिए। एयरवे पेटेंसी जरूरी है किसी भी अनकॉन्शियस मरीज के अंदर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। याद रह जाएगा रसगुल्लो? आसान है कि नहीं है? चलिए आसान है सर, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? अगर टिश्यू रिपेयर करना है तो कौन से पोषक तत्व की जरूरत है? कौन सा मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो टिश्यू के रिपेयरमेंट में मदद करेगा? सभी लोगों को जवाब लिखना है अपना अपना, और जवाब जो है वो ताकत और हिमाकत भरा होना चाहिए। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगरबत्ती लगाए तुरंत, कॉन्फिडेंट करे खुद को। किसी ने कहा हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी।
सुबह 6 बजे से लगातार संघर्ष से जुड़े हुए हर एक उस महानुभव रसगुल्ले को प्रणाम और उसका आदर कि आप लोगों का ये मेहनत एक दिन आपको सफल बनाएगा। अपनी मेहनत को बनाए रखिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करते रहिए। अगर आपके अंदर उत्साह है, अगर आप में कुछ करने की हिमाकत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके अंदर जोश और जुनून की कमी है, अगर आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे तो आपसे कोई कुछ करवा भी नहीं सकता। तो आप ही का मन है जो आपको जीता सकता है और आप ही का मन है जो आपको हरा सकता है। तो मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। मन को हमेशा उत्साहित रखे। सुबह की शुरुआत एक शानदार मन के साथ में हो, एक जीत वाली तैयारी के साथ में हो। हमेशा खुद को आगे बढ़ने का अगर आप तैयारी रखते हैं तो डेफिनेटली जिंदगी में सफलता का मिलना श्योर है। पर हमेशा एक जुनून को पालना पड़ेगा। जब एक चिड़िया जुनून के साथ में तिनका 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 इकट्ठा करती है तो घोंसला जरूर बनता है। प्यारे दोस्तों, अगर वो एक ही तिनके को लेके सोचती कि कब घोंसला बनेगा तो शायद कभी घोंसला नहीं बना पाती। तो दिन का तिनका इकट्ठा करना पड़ेगा। एक दिन की मेहनत सफल नहीं बनाएगी, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलेगी हर दिन की मेहनत के फलस्वरूप। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों, पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक कौन सा है? प्रोटीन। रिपेयरमेंट वाला जो पोषक तत्व है वो प्रोटीन कहलाता है। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फैट जो है, इनका काम बॉडी रिपेयरमेंट का नहीं है। जो भी बॉडी में टूट फूट होती है, रिपेयरमेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज़्यादा है जो कि रिपेयरमेंट में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? जवाब लिखिएगा। बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग वाला न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं प्रोटीन को। बिल्कुल, रिपेयरमेंट, एनर्जी, सब कुछ बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे। कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? डेंगू बीमारी का कौन सा लक्षण नहीं है प्यारे दोस्तों? जवाब लिखे, सभी लोग लिखे। पहला लिखा हुआ है तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द। वेरी इजी, वेरी इजी। तेज बुखार डेंगू में आता है, आंखों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन डेंगू बुखार में बुखार कभी भी हल्का नहीं आता है। डेंगू बुखार में बुखार कभी भी हल्का नहीं आता है, तेज ही आता है, हल्का बुखार नहीं आता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी सब सही है। डेंगू में बुखार हल्का नहीं आएगा प्यारे दोस्तों, तेज ही आएगा, जोड़ों में दर्द होगा। हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, बोन ब्रेक फीवर है, हड्डियां टूट के हाथ में आ जाएगी ऐसा लगता है। वीवीएम का पूरा फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है? वीवीएम क्या होता है? आपने पोलियो का वैक्सीन देखा होगा और उसके ऊपर डब्बे देखे होंगे बने हुए, होता कि नहीं होता है? ऐसे एक तो बड़ा डब्बा होता है, एक छोटा डब्बा होता है, याद रखना, छोटा डब्बा। और छोटे डब्बे का कलर जो है वो हमेशा लाइट होना चाहिए बाहर वाले बॉक्स से। अगर ये हल्का है, अंदर है तो हल्का होना चाहिए। तो ये हल्का कलर है, लाइट है, बाहर वाले से लाइट है, हल्का है, तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। इसका कलर जो है अंदर वाले डब्बे का हल्का है या इक्वल है बाहर वाले डब्बे के, इक्वल हो गया है। दो चीज़ें हो सकती है, या तो बाहर वाले डब्बे से इसका कलर नॉर्मली कैसा होता है, हल्का लाइट होता है, हल्का होता है। दूसरा ये हो सकता है इक्वल हो जाए, और तीसरा ये हो सकता है कि गहरा हो जाए, गहरा, और एक कोई चेंज नहीं है ना, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, है ना। 3-4 चीज़ें होती है। तो अगर कलर में चेंज नहीं है या चेंज हुआ है लेकिन अभी भी हल्का है, तब दो कंडीशन में तो यूज़ कर लो। अगर दोनों का कलर इक्वल हो गया है, अंदर और बाहर वाले का इक्वल हो गया है, या अंदर वाले का गहरा हो गया है, ये हम सारा कलर जो है वो इनर बॉक्स का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? इनर बॉक्स का। इनर बॉक्स के कलर में कोई चेंज नहीं हुआ है, या अंदर वाला बॉक्स में कलर चेंज हुआ है लेकिन थोड़ा हल्का सा चेंज हुआ है। इन दो केस के अंदर तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसको यूज कर लो। और अगर बाहर वाले के इक्वल हो गया है, अंदर वाले का कलर इक्वल हो गया है, या गहरा हो गया है अंदर वाले का कलर बाहर वाले से, तो इन दो कंडीशन में इसको यूज नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इन सभी चीज़ों को करने के लिए
कि भाई यूज करना है या नहीं करना है, डिस्कार्ड करना है या यूज करना है। इन सभी बातों के लिए हम मॉनिटर के लिए हमने ये लगा दिया, एक बाहर डब्बा उसके अंदर डब्बा, और हीट सेंसिटिविटी की वजह से ऐसा कुछ होता है। मतलब ये कलर चेंजेस किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से, क्योंकि ये पोलियो का वैक्सीन जो होता है हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है। तो वो इफेक्टिव है या नहीं है, इसके लिए हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसको वैक्सीन वायल मॉनिटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वीवीएम। जब पोलियो का वैक्सीन कैरी करते हैं आइस लाइन के साथ में, और कैरी करते हैं पूरे जो है सब जगह, मतलब कम्युनिटीज़ के अंदर, हर एक गांव गली नुस्खा सब जगह हम जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसमें वीवीएम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो वीवीएम है ये मॉनिटरिंग आपकी वहाँ पे जरूरी है। सवाल ये पूछा जाएगा लाइटर का, हल्के का, गहरे का, तो आपको जवाब होना चाहिए कि हल्के और गहरे का हम कैसे पता लगाते हैं। तो ये पता लगाने के एक आसान तरीका है कि हल्का अगर अंदर वाला लाइटर है या इक्वल है या अलग तरीके का, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यह है प्यारे दोस्तों, 9 माह पे विटामिन ए की डोज कितनी होगी। अगला जो सवाल है एग्जाम में ये पूछा जाएगा विटामिन ए को लेके, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। 9 महीने का बच्चा है और उसमें विटामिन ए की डोज कितनी होगी, ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। 9 महीने के बच्चे में विटामिन ए की डोज, तो याद रखिएगा बहुत सिंपल कंसेप्ट है। 6 महीने से छोटा बच्चा, 6 महीने से छोटा बच्चा, एक तो ये है जिसमें विटामिन ए देते हैं 50 के। 6 महीने से लेके 12 महीने का अगर बच्चा हो तो इसमें विटामिन के देते हैं 100 के। और अगर प्यारे दोस्तों 12 महीने से बड़ा बच्चा हो, 12 महीने से बड़ा बच्चा हो, उसमें विटामिन के देते हैं 200 के। ठीक है, और ये जो 12 महीने से बड़ा बच्चा है उसमें विटामिन के, देखो पहले विटामिन के है 6 महीने से छोटा बच्चा 50 के, 6 से 12 महीना 100 के, और 12 महीने से बड़ा बच्चा 200 के। ये जो 200 के विटामिन है 12 महीने से बड़े बच्चे में, इसमें 12 महीने के बाद में विटामिन के की डोज जो होती है वह 6-6 महीने से देते हैं। जैसे 12 महीने 9 महीने की उम्र पे हमने विटामिन के दिया, और 9 महीने के बाद में याद रखना, जैसे 18 महीना हो गया, 18 महीने के बाद में 24 महीना हो गया, उसके बाद में 30 महीना हो गया, उसके बाद में 36 महीना हो गया, 42 महीना हो गया, 48 महीना हो गया, 54 महीना हो गया 54, और 60 महीना हो गया। मतलब हर 6-6 महीने में पहली डोज कितनी दे दी, 6 से 12 महीने में 100 के दे दी। फिर हर 1 2 3 4 5 6 7 8 डोज जो है वो हमेशा 200 के की दी जाएगी। 200 के मतलब 2 लाख, इंटरनेशनल यूनिट में होती है डोज हमेशा। तो 2 लाख देते हैं 12 महीने के बाद में, 6 से 12 महीने में 1 लाख देते हैं, और 6 महीने से कम में 50,000 देते हैं। तो 50,000, 1 लाख और 2 लाख, 2-2 लाख देंगे हर 6-6 महीने में, जो 18 से लेके 60 महीने तक चलती है। विटामिन ए की डोज, विटामिन ए एकमात्र ऐसा विटामिन है जो आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके अंदर यूज किया जाता है। विटामिन को हमेशा ओरली पिलाते हैं, ध्यान रखना। विटामिन ए को हमेशा कैसे देते हैं, हमेशा ओरली देते हैं, ध्यान रखें, ओरली दिया जाता है। यहाँ पे पूछा है 9 महीने के बच्चे में, तो यहाँ पे तो रहेगा 100 के। 100 के का मतलब हो गया 1 लाख, है ना। अगर बच्चे की उम्र 9 महीना है तो ये 6 से 12 में आता है, और इसमें 1 लाख देंगे। तो यहाँ पे 50 के मतलब 50,000, 100 के का मतलब 1 लाख, और 200 के का मतलब है 2 लाख। तो 1 लाख देंगे 6 से 12 में, इसको मैं 1 लाख लिखूं या 100 के लिखूं एक ही बात है। 50,000 6 महीने से पहले देंगे, और 2 लाख जो है वो 12 महीने के बाद में जब भी देना है, 18 पे देते हैं, 24 पे देते हैं, 30 पे देते हैं, 36 पे, 42 पे, 48 पे, 54 पे और 60 पे। हाँ, 1 ml में 1 लाख आती है, 1 ml में 1 लाख आती है, इस बात का ध्यान रखना। 50 के का मतलब होता है 50,000, 50 के का मतलब होता है 50,000। 50 के नहीं होता है, नहीं क्यों नहीं होता 50 के? 50 के का मतलब होता है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, याद रखना। यहाँ पे के का मतलब 1000 होता है। अरे 50 के का मतलब होता है 50,000। 6 महीने से छोटे बच्चे में 50,000 देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये के क्या है, के मतलब 1000 है, नहीं आया समझ में?
100K मतलब 1 लाख, 1 लाख मतलब 1 ml, 1 लाख मतलब 1 ml, तो यहाँ पे देना है आधा ml भाई साहब, यहाँ पे देना है आधा ml, यहाँ पे देना है 1 ml, यहाँ पे देना है 2 ml, 1 ml में 1 लाख, 2 ml में 2 लाख, 1 ml में 1,50,000, 6 महीने से कम। वेरी इजी है, बहुत ही सिंपल है। अब एग्जाम में अगर के लिखा आएगा ना तो तुम्हारे तो तोते उड़ जाएंगे, इतना सिंपल कंसेप्ट है। उसने लिख दिया कि 100K कब देते हैं, बोले 100K तो देते ही नहीं है, 1 लाख तो देते हैं। अरे एक ही बात है दोनों का, 100K और 1 लाख एक ही बात है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किसी वस्तु और सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त करना है, डिकंटामिनेटेड करना है, तो कौन सा रासायनिक पदार्थ काम में लिया जाता है? बहुत सिंपल है, कोरोना वायरस से किसी सरफेस को अगर संक्रमण मुक्त करना है, संक्रमण मुक्त, कोरोना फ्री, गो कोरोना गो करो, गो कोरोना गो से नहीं होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड काम में लेना पड़ेगा। फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल या ग्लूटाल्डिहाइड नहीं है, आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड काम में लेना पड़ेगा। हम कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर हम तो करेंगे गो कोरोना गो, कोरोना गो कोरोना गो, इससे कोरोना जाएगा क्या? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस को फ्री करना पड़ेगा। किससे? कंटामिनेशन से। क्या काम में लेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। संक्रमण फ्री करना पड़ेगा सरफेस को, कोरोना से संक्रमण फ्री करना पड़ेगा। HIV इन्फेक्शन होता है ना, HIV, उसके अंदर भी ये काम में लेते हैं। जो बेड शीट या बेड लिनन होते हैं और बेड शीट के ऊपर पूछा जाए कि मान लो ब्लड लग गया है, ब्लड टिंग्ड हो गई है, तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड में उसको वॉश आउट करते हैं, क्योंकि वायरस को ख़त्म करने का एजेंट है, तो डिकंटामिनेशन के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? एक बच्चा बर्थ हुआ, बर्थ के समय बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगेगी? BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी और BCG, OPV, हेपेटाइटिस C, BCG, OPV, पेंटावेलेंट, और इसके अलावा हमने यहाँ पे लिखा है BCG, OPV, ओनली BCG। तो जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? सभी लोगों को अपना जवाब लिखना है, कौन सी वैक्सीन जो है वो जन्म के समय दी जाती है प्यारे दोस्तों। सभी लोग जवाब लिखे, जन्म के समय कौन सा वैक्सीन काम में लिया जाता है? कंफ्यूजन ना रखे, सॉल्यूशन बताए, आसान सवाल है। कौन सी वैक्सीन जन्म के अब पेंटावेलेंट जन्म के समय मत देने ना लालो, हाँ, पेंटावेलेंट डेढ़ महीने पे लगती है। पेंटावेलेंट कब लगती है? पेंटावेलेंट डेढ़ महीने पे लगती है, डेढ़ महीने पे। पेंटावेलेंट कब लगती है? पेंटावेलेंट डेढ़ महीने पे लगती है, 2.5 महीने पे लगती है, 3.5 महीने पे लगती है। जन्म के समय पेंटावेलेंट नहीं देते हैं, तो याद रखना जन्म के समय तो BCG, OPV और हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लगता है। BCG को हमेशा इंट्राडर्मल दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है, अपर आर्म में दिया जाता है, नॉर्मल सलाइन के साथ में डाइल्यूट करते हैं, इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। एक परमानेंट स्कार बनेगा, वहाँ पे स्कार बनेगा परमानेंट, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB को रोकने में मदद करेगा। परमानेंट स्कार बनने में 2.5 महीने लगेंगे, 2.5 महीने लगेंगे परमानेंट स्कार बनने में। 2.5 महीने में एक परमानेंट स्कार बनता है, नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में 0.5 ml इंट्राडर्मल BCG वैक्सीन का नाम है। OPV जो वैक्सीन होती है प्यारे दोस्तों, OPV, इसको ओरल देते हैं, ओरल देते हैं, 2 बूंद देते हैं जिंदगी की। OPV 2 ड्रॉप्स दी जाती है, ओरल देते हैं, 2 बूंद जिंदगी की देते हैं। और OPV एट बर्थ देते हैं, एट बर्थ के अलावा 1.5, 2.5, 3.5, फिर जब भी 5 साल की उम्र तक जब भी ओरल पोलियो वैक्सीन का बारी आता है उसको जरूर पिलाना होता है। ये जो OPV होता है, हाँ, 0.05 ml, सॉरी नॉट 5 ml, 0.05 ml एट बर्थ, और अगर बाद में दो तो 0.1 ml, 1 महीने बाद में दो, आफ्टर द एज ऑफ 1 मंथ
तो 0.1 ml होता है, लेकिन एट बर्थ 0.05 ml। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो हमेशा 2 ड्रॉप्स देते हैं। ओरल पोलियो जो है वो हमेशा लाइव वैक्सीन होता है और इसको हम सेबिन के नाम से जानते हैं, साल्क नहीं होता है। क्या होता है? सेबिन। लाइव वैक्सीन सेबिन होता है और इसको ओरली पिलाते हैं, मुंह से पिलाते हैं और इसका शुरुआत जो है वो भी एट बर्थ से किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है पोलियो का। पोलियो वैक्सीन के अलावा जो पेंटावेलेंट है, इसमें कौन कौन से वैक्सीन आएंगे? तो पेंटावेलेंट में याद रखना प्यारे दोस्तों 5 वैक्सीन आते हैं, इसलिए पेंटावेलेंट कहते हैं। एक तो आपका डीपीटी आ जाएगा इसके अंदर, जो कि किल्ड वैक्सीन की कैटेगरी है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी इसके अंदर आ जाता है और एक हिब वैक्सीन है इसके अंदर आता है। इन्फ्लुएंजा इसके अंदर नहीं आता है, ध्यान रखना। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और हिब वैक्सीन, ये 5 मिलके क्या कहलाते हैं? पेंटावेलेंट कहलाता है। प्यारे दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पेंटावेलेंट तो 1.5 महीने पे स्टार्ट करेंगे, बाकी तीनों वैक्सीन जो है वो एट बर्थ, जन्म के समय लगा देते हैं। आईपीवी हमेशा इंजेक्टेबल होता है, जिसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। आईपीवी वास्टर स्क्लेरलिस मसल के ऊपर आईपीवी को इंट्रामस्कुलर देते हैं, जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है। और ओपीवी जो होता है उसको ओरली देते हैं। आईपीवी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज के अंदर दिया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें, याद रह जाएगा। आसान है। चलिए हाँ, पांचों को एक साथ दे देते हैं ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। कौन सी दिक्कत ना हो? बच्चे को कौन सी दिक्कत ना हो? पेन ना हो भाई। डीपीटी को आईएम देना है, हेपेटाइटिस बी को आईएम देना है, हिब को आईएम देना है, तो बच्चे को दर्द होता ना, तो तीनों को मिला के एक ही बना दिया तो बहुत कम सुई लगेगी। बच्चा सुई से डरता है भाई, पेन होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, डिस्फेजिया इज ए डिफेक्ट दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन। 2 वर्ड होते हैं, एक डिस्फेजिया और एक डिस्फेसिया। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया हो तो प्रॉब्लम होगी स्वेलोइंग के अंदर। यहाँ पे डिस्फेजिया नहीं है, याद रखना। यहाँ पे डिस्फेसिया है, डिस्फेसिया, जिसमें प्रॉब्लम होती है बोलने के अंदर। किसके अंदर प्रॉब्लम होती है? ये 2 अलग अलग वर्ड है, हम जल्दबाजी में सवाल गलत कर देते हैं, बाकी सवाल इजी है। क्या कि डिस्फेजिया जो होता है वो तो डिफिकल्टी है स्वेलोइंग की, और डिस्फेसिया जो होता है वो डिफिकल्टी होती है स्पीच की। एक होता है ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि वहां पे पेनफुल स्वेलोइंग होना। ओडिनोफेजिया का मतलब क्या होता है? पेनफुल स्वेलोइंग होना। स्वेलो जो है वो अगर पेनफुल हो तो इसको बोलते हैं ओडिनोफेजिया, पेनफुल स्वेलोइंग। एक होता है जो है ओडिनोफेजिया, वह पेनफुल स्वेलोइंग। एक होता है प्यारे दोस्तों एफेसिया। ओडिनोफेजिया, डिस्फेजिया और डिस्फेसिया। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक रहता है एफेजिया। एफेजिया, एब्सेंट ऑफ स्वेलोइंग, एब्सेंट ऑफ स्वेलोइंग, एब्सेंट ऑफ स्वेलोइंग। जब मरीज स्वेलो ही नहीं कर पाता है तो उसको एफेजिया के नाम से जानते हैं। और एफेसिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ स्पीच। एफेसिया अगर वर्ड आ जाए एफेसिया, तो इसका मतलब होता है एब्सेंट ऑफ स्पीच, एब्सेंट ऑफ स्पीच। इसको एफेसिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने पूछा है डिस्फेसिया, तो डिफिकल्टी इन स्पीच को हम बोलते हैं डिस्फेसिया। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, वेरी इंटरेस्टिंग। विच ग्लैंड इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी माय डियर फ्रेंड? सभी लोगों को जवाब लिखना है। मनुष्य प्राणी के शरीर में सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? सभी लोग जवाब लिखे अपने अपने तरीके से। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्रेस द लाइक बटन, मेक योरसेल्फ कॉन्फिडेंस। याद रखना, किसी ने खूब कहा कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं अकरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और किसी ने कहा कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, है ना। मतलब नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश परफेक्ट होनी चाहिए, कोशिश में दम होना चाहिए। आपकी कोशिश ही आपकी सफलता का सूत्रधार बनेगी, ये आपको ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। तो अगला सवाल है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी,
ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसको हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, याद रखना लार्जेस्ट ग्लैंड होती है प्यारे दोस्तों, जिसको हम एक्सोक्राइन भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड मानते हैं। एंडोक्राइन कौन सी ग्लैंड है जिसको हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड मानते हैं। और जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, वो कौन सी ग्लैंड है ये बताना है आपको। पहला है पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन या गॉल ब्लैडर। पहली बात तो गॉल ब्लैडर और स्प्लीन जो है ये तो ग्लैंड ही नहीं है, जो ग्लैंड ही नहीं है वो लार्जेस्ट कैसे हो सकती है, पहले तो ग्लैंड बनना पड़ेगा इनको। दूसरा, पैनक्रियाज और लीवर दोनों ही एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड है, पर पैनक्रियाज की तुलना में लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड की कैटेगरी में आती है। पैनक्रियाज इज आल्सो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, लीवर इज आल्सो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला है प्यारे दोस्तों एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, वेरी इंटरेस्टिंग। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी हो और थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाए, उसको किस नाम से जानते हैं। थायराइड की अगर कमी हो, थायराइड हार्मोन की कमी हो, हाँ थायराइड हार्मोन की अगर कमी हो और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन आयोडीन की कमी हो, तो थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट क्या कहलाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, कल के लेक्चर में हमने आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया, आयोडीन के बारे में बताया। हमने बताया थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन बनाता है थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन आयोडीन के साथ में मिक्स एक होके बनाता है जो है आयोडीन टायरोसिन के साथ में मिक्स होके बनाता है थायरोग्लोबुलिन, और उसके साथ में आयोडीन मिक्स होता है तो मोनो आयोडो थायरोनिन बनाता है। मोनो के साथ में एक आयोडीन मिलता है तो डाई आयोडो बनाता है, और डाई के साथ में एक मोनो मिलता है तो ट्राई आयोडो थायरोनिन बनाता है। कहने का मतलब है कि प्रोटीन और आयोडीन दोनों ही चाहिए होता है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के अंदर। अब अगर आयोडीन की कमी होगी, अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। थायराइड हार्मोन का नहीं बनना हाइपरथायराइड नहीं होता है, थायराइड हार्मोन का नहीं बनना हाइपोथायराइड होता है। क्या होता है, हाइपोथायराइड होता है। ग्रेव्स डिजीज जो है वो भी हाइपरथायराइड वाली कंडीशन है। कैसी बीमारी है ये भी हाइपरथायराइड वाली बीमारी है। यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म नहीं होता है, ग्रेव्स डिजीज में भी हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपरथायराइडिज्म है ही, ये दोनों ही गलत है। क्रिटिनिज्म और गोइटर ये दोनों ठीक है। क्रिटिनिज्म को बोलते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म का क्या मतलब है सर, जन्म से थायराइड हार्मोन की कमी हो जाना, और इसका रीजन होता है लैक और एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। जन्म से एब्सेंट है, एब्सेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर जन्म से ही थायराइड ग्लैंड एब्सेंट है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, क्रिटिनिज्म। और ये थायराइड ग्लैंड कब बनती है, तो ये 12 वीक ऑफ गेस्टेशन में बनती है, 12 वीक की उम्र में ये फॉर्म होती है। और अगर ये नहीं बनी है तो ये एब्सेंट रहेगी, और एब्सेंट रहेगी तो बच्चे में जन्म से ही T3 और T4 हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी। याद रखना, अगर कोई क्रिटिनिज्म का बच्चा है तो इस बच्चे में दोनों प्रॉब्लम होगी। एक तो इसकी ग्रोथ कम होगी, क्या होगी, इसकी जो ग्रोथ है प्यारे दोस्तों, इसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज ग्रोथ। और दूसरा इसका डेवलपमेंट गड़बड़ होगा, ये बच्चा मेंटली रिटार्ड हो सकता है। तो एक तो बच्चे की ग्रोथ कम होगी, एक बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है, क्रिटिनिज्म वाला बच्चा। गोइटर जो होता है प्यारे दोस्तों, गोइटर जो होता है ये गहंगा रोग है। जब आयोडीन की कमी होती है तो गले की थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है और गला जो है साइज में बड़ा हो जाता है। इसमें दोनों प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपो और हाइपर। मोस्टली हाइपोथायराइड होता है गोइटर के साथ में, और थायराइड हार्मोन की कमी देखने को मिलती है। लेकिन अगर टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर हो तो हाइपरथायराइड भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली गोइटर जो होता है उसमें हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। तो आयोडीन की कमी से तो गोइटर होगा। क्रिटिनिज्म जन्म से ही कंजेनाइटली थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, और एब्सेंस है थायराइड ग्लैंड बच्चे के बर्थ से ही, और बाकी दोनों हाइपरथायराइड है, चाहे हाइपरथायराइड खुद हो चाहे ग्रेव्स डिजीज हो। तो यहाँ पे हाइपो की बीमारी है और गोइटर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कोविड-19 जो है,
कोविड-19 जो बीमारी है, गलघोटू गोइटर को ही कहते हैं प्यारे दोस्तों, गलघोटू बीमारी है, गोइटर को ही बोला जाता है। और इसके अलावा जो है गलघोटू ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज डिप्थीरिया के लिए यूज करते हैं। गोइटर तो घेंगा रोग है, गलघोटू डिप्थीरिया को कहते हैं, जो गले की एक बीमारी है डिप्थीरिया, उसको बोलते हैं गलघोटू। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? कोविड-19 बीमारी जो है उसके होने का कारक कौन है? पॉजिटिव एजेंट, कारक का मतलब होता है पॉजिटिव एजेंट। हाँ, कोविड-19 बीमारी एक वायरल डिजीज है, कोरोना वायरस, आपको पता हो, नाम से ही क्लियर है, कोरोना वायरस डिजीज। CO का मतलब क्या है? कोरोना, कोरोना गो, VI का मतलब क्या है? वायरस, D का मतलब है डिजीज, और 19 का मतलब है 2019। तो कोरोना वायरस डिजीज 2019, कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019, कोविड-19, ये एक वायरल डिजीज है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोरोना वायरस डिजीज 2019, या इसी को हम क्या बोलते हैं? कोविड-19 के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती है? तो प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती है? तो 206। हमने इसको दो तरीके से पढ़ा, एक तो होता है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर 206 हड्डियां कौन कौन सी है? चलिए हड्डियों को गिन ही लेते हैं। मानव शरीर में एक स्केलेटल सिस्टम होता है एक्सियल, और एक होता है अपेंडिकुलर। ये जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, जिसको हमने बोला यहाँ पे 80 हड्डियां होगी, 80, और ये जो सिस्टम है इसमें होती है 126। हम दोनों सिस्टम को अलग अलग समझेंगे तो आपको सारी हड्डियां एक सेकंड में याद हो जाएगी। एक होती है यहाँ पे 80 और यहाँ पे होती है 126। एक्सियल और अपेंडिकुलर दो नाम होता है, एक्सियल में 80 है और अपेंडिकुलर में 106 है। अगर मैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करूं, ये बिल्कुल सेंटर वाला सिस्टम है। तो हम बात करें पहले खोपड़े की हड्डियों की, तो स्कल बोन होती है दोस्तों टोटल नंबर के अंदर 22 है ना, टोटल नंबर में। एक तो स्कल बोन, और स्कल बोन की मैं बात कर लूं तो ये टोटल नंबर में कितनी होती है? 22 होती है। इसके बाद में हम चलते हैं MIS, मैलियस इनकस स्टेपिस, तो टोटल नंबर में होती है 6। फिर मैं बात करता हूँ हायोइड बोन की, तो नंबर में होती है 1। फिर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे रहेगा मेरा रिब केज। रिब केज जो है स्टर्नम प्लस रिब्स मिला के हो जाती है 24 और 1 25। 25 के बाद में हम नीचे की वर्टिबल कॉलम की बात करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिबल कॉलम जो होती है उसमें हड्डियां हो जाती है 26, याद हो जाएगा। तब टोटल कितनी हो गई? 6 और 6 12, 13 14 15 और 5 20, 2 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गई 80। तो ये टोटल कितनी हड्डी हो गई? 80। कौन कौन सी हड्डी हो गई समझ में आ गया? एक तो हो गया आपका स्कल बोन 22, जिसमें क्रेनियल और फेशियल होती है। फेशियल होती है 14 और क्रेनियल होती है 8, मिला के बोलते हैं स्कल बोन। इसके बाद में हमने पढ़ा कान की हड्डी है मैलियस इनकस स्टेपिस, टोटल नंबर में 6। हायोइड बोन होती है 1, गले की हड्डी कहते हैं। रिब केज होती है 12 जोड़ी और 1 स्टर्नम। और वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम होता है प्यारे दोस्तों 26, सबको मिला के बोलते हैं 80। क्या बोलते हैं? 80। तो यहाँ पे टोटल हड्डी कितनी होगी? 80 होगी प्यारे दोस्तों। ये कौन सा स्केलेटल सिस्टम है? एक्सियल। फिर मैं बात करता हूँ अपेंडिकुलर की। किसकी बात करता हूँ? अपेंडिकुलर की। जब हम अपेंडिकुलर की बात करते हैं तो इसके अंदर अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज आते हैं, हाथ की हड्डियाँ और पाँव की हड्डियाँ। और ये जो हाथ और पाँव की हड्डियाँ हैं प्यारे दोस्तों, याद रखना, अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज जो होती है, अपर एक्सट्रीमिटीज दोनों हाथ की हड्डियाँ वो टोटल होती है 60 बोन। लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज जब पाँव की हड्डी की बात करूं तो भी टोटल होती है 60, 120 अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज। उसके बाद में हम बात करते हैं स्केपुला। स्केपुला, स्केपुला होती है 2,
120 और 2 22। उसके बाद में होता है आपका क्लेविकल, क्लेविकल भी होती है प्यारे दोस्तों 2। और उसके बाद में हिप बोन, हिप बोन भी होती है 2। सबको ऐड कर लो तो 60 और 60 120 और 6 126। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 126। 126 हड्डी हो गई। 60 हो गई अपर एक्सट्रीमिटी, 60 लोअर, 2 स्केपुला, 2 क्लेविकल और 2 हिप बोन। टोटल नंबर को ऐड करेंगे तो 126 हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों? आसान है कि नहीं है? अगर मैं अपर एक्सट्रीमिटीज में बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन सी हड्डियां होगी? यहाँ पे एक होगी यूमरस। याद रखो अपर एक्सट्रीमिटीज में कौन कौन सी हड्डी होती है? एक तो होती है यूमरस, यूमरस। एक होती है आपकी रेडियस अल्ना, रेडियस और रेडियल बोन, रेडियल, और एक अल्नर, अल्नर बोन। फिर हम आएंगे कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। एक यूमरस है, एक 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 हाथ में बता रहा हूं, एक यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है। कार्पल है 8 बोन, मेटाकार्पल है 5 और फेलेंजेज होगी टोटल नंबर में 3 3 6 3 9 10 11 12 और 13 14। एक हाथ में 14 है ना। तो उधर की तरफ सेम, तो 14 और 8 14 और 5 19 और 1 20 और 27 28 29 और 1 30। तो टोटल 30 हो गई भाई। एक तो आगे होगी ह्यूमरस है ना, एक होगी आपकी रेडियस, एक होगी अल्ना। उसके बाद में कार्पल बोन होगी आपकी जो है 8, मेटाकार्पल होगी आपकी 5 और फेलेंजेज होगी 14। और अगर इनको ऐड करो सबको तो ये हो गई आपकी 30। और ऐसा कैसा दूसरे हाथ में, क्योंकि हाथ 2 होते हैं तो इनको 2 से गुणा कर दो। ये सिंगल हैंड में है तो इनको 2 से कर दो गुणा, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, है कि नहीं है? इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी हो जाएगी 60। ऐसा ही लोअर लेग के अंदर, लोअर लेग के अंदर नहीं, पाँव के अंदर। यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक तो हो गई आपकी फीमर। कौन सी होगी? फीमर। फीमर के बाद में होगी आपकी जो आपका नी कैप, नी कैप। इसके बाद में टीबिया, फिबुला, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेज, सॉरी टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेज, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेज, फेलेंजेज। जब इनको हम ऐड करेंगे तो सेम कहानी रहेगी, बस एक कार्पल बोन वहाँ 8 होती है और टार्सल बोन यहाँ पे 7 होगी। बाकी सब बातें सेम है। तो एक एक टार्सल बोन कम होगी, उसकी जगह एक एक नी कैप वहाँ पे आ जाती है जो घुटने के ऊपर होती है। बाकी सब सेम है। तो इस तरीके से ये भी टोटल 60 हो जाएगी। ऊपर वाली 60 है, 2 स्केपुला, 2 ब्यूटी बोन, क्लेविकल बोन, 2 इनोमिनेटेड हिप बोन, मेलिया जो आपका इलियम, इशियम और प्यूबिस। इस तरीके से टोटल हड्डी कितनी हो जाएगी 206। ये अपेंडिकुलर और ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक एक हड्डी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। हड्डी टोटल नंबर में कितनी होती है और कौन कौन से सिस्टम होते हैं और किसके अंदर कौन सी हड्डी होती है। आपको बोलेंगे लोअर राइट लेग में कितनी हड्डी होगी, अपर एक्सट्रीमिटीज में कितनी होगी, अपर हैंड में कितनी होगी, लेफ्ट हैंड में कितनी होगी, राइट हैंड में कितनी होगी। तो आप आराम से चूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, न्यू बॉर्न में 300 बोन होती है, बाद में उनका ऑसिफिकेशन हो जाता है। 300 हड्डियां होती है न्यू बॉर्न में। जी हाँ, टीबी की जांच के लिए किया जाने वाला ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? ये बड़ा आसान सवाल है। टीबी की जांच के लिए जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, पीपीडी लगाते हैं इंट्राडर्मल। क्या लगाते हैं दोस्तों? प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव, पीपीडी जो है उसको लगाया जाता है इंट्राडर्मल 0.5 ml। इंट्राडर्मल हम पीपीडी लगाते हैं 4 आर्म के ऊपर, 4 आर्म के ऊपर लगाते हैं 0.5 ml प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी टीबी की जांच के लिए। तो ये जो टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो इस टेस्ट को बोला जाता है प्यारे दोस्तों एमटी। एमटी होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट। क्या होता है? मॉन्टॉक्स टेस्ट, एमटी, टीबी की जांच के लिए किया जाता है। ये जो मॉन्टॉक्स टेस्ट है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप मॉन्टॉक्स टेस्ट लगा देते हो और उसके रिजल्ट की हम बात करते हैं, रिजल्ट की, तो अगर वहाँ पे जो डायामीटर है पीपीडी लगाने के बाद में इंड्यूरेशन होता है, उसको हम मेजर करते हैं इंड्यूरेशन। और इंड्यूरेशन जो होता है वो अगर कितने से ज़्यादा हो, इंड्यूरेशन अगर 10 mm से ज़्यादा हो,
तब हम टेस्ट के रिजल्ट को पॉजिटिव मानते हैं, और 5 mm से कम हो तो टेस्ट का रिजल्ट हम नेगेटिव मानते हैं, और 5 और 10 के बीच में हो तो टेस्ट ससेप्टिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? ससेप्टिबल। तो 10 से ऊपर को पॉजिटिव बोल दो, इससे नीचे को नेगेटिव बोल दो, और अगर इनके बीच में हो 5 से 10 के बीच में तो वहाँ पे ससेप्टिबिलिटी पैदा होती है, ससेप्टिबल। ये इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट जांचते हैं तो उसमें इंड्यूरेशन को मेजर किया जाता है, और ये जो इंड्यूरेशन है ये एमटी लगाने के बाद में है ना, लगाने के बाद में 48 टू, याद रखना 48 टू 72 आवर्स के बाद में इंड्यूरेशन को मेजर किया जाता है। इंड्यूरेशन शुड बी मेजर्ड आफ्टर 48 टू 72 आवर्स। तो 48 से 72 घंटे के बाद में हम वहाँ पे इंड्यूरेशन को मेजर करते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट के अंदर प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव वहाँ पे यूज किया जाता है, और इंट्राडर्मली 0.1 ml यहाँ पे लगाया जाता है। प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव हमेशा 4 आर्म पे लगाते हैं, इंट्राडर्मली 0.1 ml लगाते हैं प्यारे दोस्तों, इंट्राडर्मली, और 4 आर्म पे लगाते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट 4 आर्म में किसी पे भी लगा सकते हैं, राइट लेफ्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप टीबी का वैक्सीन लगाते हो बीसीजी जो 0.05 ml लगाते हैं, वो तो हमेशा लेफ्ट में लगाएंगे, लेकिन ये जो है 4 आर्म में राइट में लगाओ या 4 आर्म में लेफ्ट में लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और इसका रिजल्ट जो है वो फर्क रहेगा अगर वहां पे मरीज का इम्यून सिस्टम गड़बड़ है तो। इम्यून सिस्टम गड़बड़ है तो याद रखना, इम्यून सिस्टम जो गड़बड़ होता है वो मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहलाता है। कौन सा मरीज? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। अगर मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यून सिस्टम अगर मरीज का गड़बड़ है तो ये टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव माना जाएगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज में 5 mm से ज़्यादा होने पर भी। अगर मरीज नॉर्मल है तब तो यहाँ पे 5 mm से कम 10 mm से ज़्यादा पे पॉजिटिव है, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज में हम ऐसा बोलते हैं कि 5 mm से ज़्यादा अगर आ गया तो वहाँ पे भी उसको हम किस में काउंट करेंगे? पॉजिटिव में काउंट करेंगे। तो रिजल्ट का असर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज पे पड़ता है, बाकी मरीज में इसका कोई असर नहीं है। और हमने बोला कि अगर 5 से कम है तब तो उसको नॉर्मल कहते हैं, 5 से 10 के बीच में ससेप्टिबल है, और 10 mm और उससे ज़्यादा है तो रिजल्ट को पॉजिटिव माना जाता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट, सिक टेस्ट जो है वो डिप्थीरिया में किया जाता है। सिक टेस्ट किस में करते हैं? डिप्थीरिया के अंदर किया जाता है प्यारे दोस्तों। वीडीआरएल टेस्ट जो होता है, वीडीआरएल, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में किया जाता है, एसटीडीज में। एलाइजा टेस्ट जो है वो एचआईवी में किया जाता है। हालांकि एचआईवी का कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। एचआईवी का कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, पर एचआईवी का स्क्रीनिंग टेस्ट एलाइजा को ही माना जाता है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को डायग्नोस करने का टेस्ट होता है वीडीआरएल, चाहे वो सिफिलिस हो, गोनोरिया या कोई भी बीमारी हो। और डिप्थीरिया में किया जाता है सिक टेस्ट, और यहाँ पे मॉन्टॉक्स टेस्ट टीबी के अंदर किया जाता है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना होता है। आसान है, इजी है, आगे चले। बिल्कुल। अगला सवाल प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये अभी हमने पढ़ा था, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। तो लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है? टेस्टिस कौन से हार्मोन को बनाता है? mm का मतलब होता है मिलीमीटर, ये डायामीटर है जो मेजर करते हैं, मिलीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, तो मिलीमीटर में होगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है प्यारे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है? टेस्टिस जो होते हैं वो मेल गोनेट्स है। क्या है? मेल गोनेट्स है टेस्टिस। और ये जो मेल गोनेट्स टेस्टिस है, इनके 2 काम होते हैं। एक तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा इनका काम होता है टेस्टिस का। पहला काम तो क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इसका दूसरा काम होता है ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। तो 2 काम होता है टेस्टिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना। और टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो टेस्टिस की लेडिंग सेल बनाती है। कौन सी सेल? लेडिंग सेल। लेडिंग सेल ऑफ टेस्टिस जो है
वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। प्यारे दोस्तों, जब मैं टेस्टिस की बात करें या हार्मोन की बात करें तो एक सिंपल सा मैकेनिज्म है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है, याद रखना हार्मोन जब भी का इनिशिएशन होता है तो हमेशा हाइपोथैलेमस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH। वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, वहां पे बनेगा FSH और LH। ये जो GnRH है ये तो किसका हार्मोन है? हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, वहां से क्या बनेगा? FSH और LH। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है इसको हम क्या नाम देते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो FSH और LH है, इस FSH और LH में FSH और LH अलग अलग एक्ट करते हैं। FSH एक्ट करेंगे किसके ऊपर? टेस्टिस के ऊपर। और टेस्टिस से FSH क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपको कोई पूछे स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करवाया जाता है, वो किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो FSH हार्मोन के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। LH हार्मोन को ICSH भी बोलते हैं और ICSH का फुल फॉर्म होता है प्यारे दोस्तों इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये टेस्टिस की लेडिंग सेल, कौन सी सेल? लेडिंग सेल। लेडिंग सेल जो है उस सेल को स्टिमुलेट करेंगे और उस लेडिंग सेल के द्वारा क्या बनता है? उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस का हार्मोन है जो इंटरस्टिशियल सेल, लेडिंग सेल जो है वो बनाने का काम करेंगे। तो एक तो हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हो गया टेस्टोस्टेरोन का बनना। टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा LH हार्मोन और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म बनाने का काम करेगा कौन? FSH हार्मोन। दोनों ही काम कहाँ होते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं। लेकिन किसके इन्फ्लुएंस से होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के दोनों हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होते हैं। उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। याद रखना दोस्तों। और ये एक दूसरे के ऊपर काम करके और ये जो फंक्शंस है कौन सा? टेस्टिस का। यह हार्मोन कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम होगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपको कोई पूछे कि TSH कौन बनाता है, प्यारे दोस्तों कमेंट करिएगा। जैसे हमने बोल दिया कि भाई ये टेस्टोस्टेरोन तो टेस्टिस से बनता है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH। तो TSH कौन बनाता है? सभी लोग जवाब लिखे। TSH कौन बनाता है? सभी लोग जवाब लिखे। देखते हैं कितने लोग सही जवाब ले पाते हैं। जवाब लिखो प्यारे दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है अगरबत्ती जरूर लगाए, ये आपको विश्वास दिलाएगी। देखो जिंदगी में एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अगरबत्ती लगा के खुद विश्वास ही अर्जित नहीं करोगे तो सफलता आपसे बहुत दूर चली जाएगी। तो आप कहोगे सर इससे क्या होगा? इससे वो होगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। इससे वो मिलेगा जिसकी ख्वाब आपने कभी देखे हो, है ना। बहुत सारी ऐसी विशेष होती है हमारी जो पूरी होती है सिर्फ विश्वास के दम पे। तो पिट्यूटरी जो होती है, TSH जो हार्मोन होता है दोस्तों, ये थायराइड ग्लैंड नहीं बनाती है, ये पिट्यूटरी बनाती है। एंटीरियर पिट्यूटरी। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो तो T3 एंड T4 हार्मोन बनाती है। थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन बनते हैं वो T3 एंड T4 है। थायराइड ग्लैंड कभी भी TSH नहीं बनाती है। TSH हार्मोन किसका है? एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। कोर्टिसोल हार्मोन कौन बनाता है प्यारे दोस्तों? कोर्टिसोल हार्मोन कौन बनाएगा? जवाब लिखिएगा। कोर्टिसोल हार्मोन कौन बनाता है? सभी लोग जवाब लिखिएगा। हाँ, TSH एंटीरियर पिट्यूटरी का ही हार्मोन है। ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन नहीं है, ये थायराइड ग्लैंड का हार्मोन नहीं है। अगला जो सवाल है वह है कि कोर्टिसोल को शुगर हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन? शुगर हार्मोन। और शुगर हार्मोन बनाती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। उसकी एक सेल होती है जिसका नाम है जोना फेसिकुलेटा। एड्रिनल ग्लैंड जो है उसकी एक सेल है जिसका नाम है जोना फेसिकुलेटा और ये बनाती है कोर्टिसोल हार्मोन। इसी को हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसी को कोर्टिसोल कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो होता है दोस्तों,
ये पैनक्रियाज की बीटा सेल बनाती है, पैनक्रियाज की बीटा सेल बनाती है इंसुलिन हार्मोन। ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसकी अगर डेप्थ अधिकता हो जाए बॉडी में, कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो उसके ज़्यादा होने वाली जो बीमारी होती है उसको कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। कोर्टिसोल हार्मोन की अगर ब्लड में अधिकता हो जाए तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है कुशिंग सिंड्रोम। तो आपको अलेवल कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज जो है वो किससे संबंधित है, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन का प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाना कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। और कुशिंग डिजीज जो है वो एससीटीएच के ज़्यादा होने से होती है और कुशिंग सिंड्रोम में डायरेक्ट कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसमें आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को आपने ध्यान में रखना है। और ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये जोना फेसिकुलाटा नाम की सेल सिक्रेट करती है। याद रखना दोस्तों, जीएफआर एक वर्ड सुनते हैं हम, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसमें जी का मतलब है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा, मेरुलोसा कहते हैं इसको, और फेसिकुलेटा कहते हैं, फेसिकुलेटा, और एक बोला जाता है रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस। प्यारे दोस्तों, जोना ग्लोमेरुलोसा GFR, एक हम जब रीनल सिस्टम पढ़ते हैं तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पढ़ते हैं GFR। इसमें ग्लोमेरुलोसा जो है साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन SSS, एक को बोलते हैं साल्ट, एक को बोलते हैं शुगर और एक को बोलते हैं सेक्स हार्मोन। तो साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन याद रखना। तो ये जो ग्लोमेरुलोसा है वो साल्ट हार्मोन है, फेसिकुलेटा है जो शुगर हार्मोन है, और रेटिकुलरिस है इसको हम सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है प्यारे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा। साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, GFR के नाम से इसको जानते हैं। हाँ, अरे डीके भाई पढ़ाई कर ले तो बहुत आसान होगा जिंदगी में। हाँ हाँ, थोड़ा डिसेंसी होनी चाहिए अपने अंदर, है ना, पढ़ाई में थोड़ी डिसेंसी होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर, है ना। एजुकेशन का मतलब ये है डिसेंसी, दिस इज़ वेरी फैक्चुअल थिंग्स। बिना डिसेंसी के एजुकेशन कोई काम की नहीं है। अगर आपने एजुकेशन ली और डिसेंसी नहीं है ना तो फिर वो पढ़ा हुआ भी किसी काम का नहीं है, थोड़ा डिसेंसी जरूरी है। सो ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, और साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन। प्यारे दोस्तों, इस साल्ट हार्मोन को ही हम नाम देते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। ये जो शुगर हार्मोन है इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और एंड्रोइड्स, सेक्स हार्मोन के क्या बोलते हैं, एंड्रोइड्स। ये तीन तरह के हार्मोन होते हैं जो किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं प्यारे दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से। कहां से सीक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड के। याद रखना, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट है और दूसरा एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट है, ये दो पार्ट होते हैं। तो कॉर्टेक्स पार्ट से ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, ये तीन हार्मोन आपको याद रखने हैं। समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे दोस्तों, याद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुशिंग सिंड्रोम का ध्यान रखना है। कोर्टिसोल हार्मोन की अधिकता में होने वाली बीमारी को बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम, कोर्टिसोल हार्मोन की अधिकता वाली बीमारी को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे दोस्तों, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है। अभी हमने ग्लूकागोन हार्मोन की बात की, इंसुलिन हार्मोन की बात की। अगला क्वेश्चन, लीवर में लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दो हार्मोन की बात की हमने, ग्लूकागोन और इंसुलिन। लीवर में हमने कार्बोहाइड्रेट को स्टोर भी कराया और लीवर से कार्बोहाइड्रेट को यूज भी किया। तो स्टोर और यूज के बारे में क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है लीवर के अंदर। पहला लिखा हुआ है ग्लूकोज, दूसरा है सुक्रोज, गैलेक्टोज और ग्लाइकोजन।
किस फॉर्म में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट लीवर के अंदर? बहुत बढ़िया, इट इज ऑलवेज स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट इज ग्लाइकोजन। प्यारे दोस्तों, ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉल यूनिट मोनोसेकेराइड है, उसको ग्लूकोज कहते हैं। सुक्रोज जो है, सुक्रोज और डाइसेकेराइड होता है, और गैलेक्टोज जो होता है वो जो है लैक्टोज का बाई प्रोडक्ट है जो कि ब्लड में पाया जाता है ना, ये भी एक मोनोसेकेराइड है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है जो लैक्टोज से बनता है, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, और ये स्टोरेज फॉर्म नहीं है, ये ग्लूकोज की अलग अलग फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनो डाई पॉलीसेकेराइड में होता है, तो ये अलग अलग फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज फॉर्म है, ग्लाइकोजन जो है वो क्या है, स्टोरेज फॉर्म है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोगी के पहले केस को, फर्स्ट केस को क्या कहते हैं? फर्स्ट केस इज ऑलवेज प्राइमरी केस। पहले केस को हमेशा क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? प्राइमरी केस। नाम से ही क्लियर है, पहला केस है तो पहला पहला प्राइमरी होता है। पहला पहला क्या होता है? प्राइमरी होता है। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। वेक्टर फॉर जिका वायरस डिजीज, प्यारे दोस्तों जिका वायरस बीमारी का वेक्टर कौन है? जिका वायरस डिजीज जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, और इस जिका वायरस बीमारी का वेक्टर किसको माना जाता है? ये क्वेश्चन है, आपको पूछा है। हु इज द वेक्टर फॉर जिका वायरस डिजीज? पहला लिखा हुआ है एनोफ्लीज स्टेफेंसी, फ्लेबोटोमस, एडिस एजिप्टी और क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। जिका वायरस का वेक्टर, याद रखना दोस्तों, जिका वायरस का जो वेक्टर है वो किसको माना जाता है? वेक्टर फॉर जिका वायरस डिजीज। 4 ऑप्शन है। पहला लिखा हुआ है एनोफ्लीज स्टेफेंसी, फ्लेबोटोमस, एडिस एजिप्टी और क्यूलेक्स मॉस्किटो। सवाल को अच्छे से पढ़े, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़े, और आप सभी जवाब देने का कोशिश करें। क्या होता है, तब तक मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। इन्फॉर्मेशन यह है प्यारे दोस्तों कि राजस्थान सीएचओ का नया ऑफलाइन बैच 15 दिसंबर को जो स्टार्ट हुआ है, जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बैच को हमने कर दिया है ऑनलाइन भी। ऑनलाइन मतलब आप इस बैच को लाइव फ्रॉम क्लासरूम परचेज कर सकते हो। लाइव फ्रॉम क्लासरूम इस बैच को आप ले सकते हो। इस बैच को लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको लाइव फ्रॉम क्लासरूम ले सकते हो। इस बैच को लाइव फ्रॉम क्लासरूम परचेज करने के लिए आज ही अपने आप को रजिस्टर्ड करें और इस बैच से सीएचओ की पक्की तैयारी करें। राजस्थान सीएचओ जो 19 फरवरी को एग्जाम होना है, उस एग्जाम की पक्की तैयारी करने के लिए आप इस बैच को लाइव फ्रॉम क्लासरूम ले सकते हो, आज ही परचेज कर सकते हो और अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हो आने वाले इस सीएचओ के एग्जाम के अंदर। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से टीम उत्कर्ष के साथ में जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा विश्वास प्रदान कर सकते हो। पक्की तैयारी, पक्के जीत की तैयारी यहाँ पे रहेगी और जो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंट देगी। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। अभी 5 मिनट का एक क्विक ब्रेक है। ब्रेक के बाद में उस पार ठीक 8:15 बजे दूसरा सेशन बैक टू बैक रहेगा। आप सभी लोग इस सवाल का जो अभी हमने पूछा है, इसका जवाब वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में देवे। वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है, सभी लोगों को लिखना है आज का सेशन कैसा लगा ये लिखना है। कल का सेशन होगा बड़ा धमाकेदार, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जिका वायरस को लेके तमाम उन बातों को हम करने वाले हैं जो सीएचओ एग्जाम में रहने वाली है स्पेशल। अभी ठीक 5 मिनट बाद में दूसरा सेशन हम पढ़ने वाले हैं और 8:15 बजे क्विक ब्रेक लेके वापस मिलिएगा। इंतजार रहेगा। जाने से पहले क्या इंपॉर्टेंट बात है, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अपने संकल्प को हमेशा याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, सिर्फ सिलेक्शन नहीं रैंक चाहिए। तो जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलता है दोबारा ब्रेक के उस पार ठीक 5 मिनट बाद में एक नए धुआंधार सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।